दे दिया गया हो तो वही सेम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी निपटा दें, ठीक है। जिनका डाटा खत्म हो वो ऑफ कर लेना, नहीं हो तो ऑनेस्टी के साथ मतलब आराम से अपना कैमरा ऑन रखिएगा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। जीवन की मौलिक इकाई, ये चैप्टर का नाम है जीवन की मौलिक इकाई। मौलिक मतलब होता है बेसिक या फंडामेंटल यूनिट, किसी भी चीज का बेसिक जो है मूलभूत चीज क्या है। जैसे कल तक हम लोगों ने जो पढ़ा कि ये मान लो ये फेविकॉल का डब्बा है, इसकी जो बेसिक यूनिट है क्या है। कल तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, बेसिक यूनिट एटम। एटम के बारे में पढ़ रहे थे ना कल तक कि एटम है। फिर पता चला कि एटम भी छोटे छोटे पार्टिकल से बना है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। यानी कि हर चीज का एक छोटा यूनिट होता है, इकाई होता है, जिससे कोई भी बड़ा चीज बनता है। तब हम चूंकि केमिस्ट्री पढ़ नहीं रहे हैं, हम बायो पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे दूसरे चीज की बात होगी। इसी तरह हमारा जो जीवन है, हमारा जो लाइफ है, वहां पे हमें जरूरी है उसकी जो आवश्यकता है, जो बेसिक यूनिट है, उसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। जैसे कॉर्ड की पतली काट के अवलोकन पर रॉबर्ट हुक ने पाया कि इनमें अनेक छोटे छोटे प्रकोष्ठ होते हैं। प्रकोष्ठ का मतलब छोटा छोटा चेम्बर बना होता है। यहाँ पे पता नहीं दिखाया गया है कि नहीं, हम बताते हैं। जैसे कि मान लो एक छोटा सा कॉर्क का टुकड़ा काटा उन्होंने, इसमें ऐसे बना हुआ था, ऐसे पूरे में होल बने हुए थे। और अब आप पूछेंगे, इसमें से कोई भी बच्चा पूछ सकता है कि मैम ये कॉर्क क्या है। तो देखो बेटा बताते हैं, जब कोई भी जो पेड़ होता है ना, पेड़ की जो बाहरी छाल होती है, जो मतलब ऑलमोस्ट डेड होता है, वो मरा हुआ ही होता है, जो उसको प्रोटेक्ट करता है, उसको सपोर्ट देता है ताकि वो पेड़ खड़ा हो सके और मतलब एक मजबूत पेड़ बन पाए। तो वही है, बाहरी जो लेयर होती है, छाल होती है, उसी को कॉर्क बोलते हैं। और उसी कॉर्क का एक पतला सा सेक्शन काटा था रॉबर्ट हुक ने, और उसको देखा था मतलब अपने माइक्रोस्कोप के थ्रू। इसमें ऐसे छोटा छोटा चेम्बर दिखाई दिया, और हर एक चेम्बर में एक छोटा छोटा बीच में क्या था, एक छोटा छोटा डॉट था। थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करना, जैसे हम लोग पढ़ रहे थे ना, कोई भी परमाणु पढ़ रहे थे, तो परमाणु के बीच में क्या था, नाभिक था ना। परमाणु के बीच में नाभिक था, अभी तक पढ़ रहे थे हम लोग। उसी न्यूक्लियस। तरीके से ये हर एक जो छोटा छोटा चेम्बर दिख रहा है, जिसको प्रकोष्ठ बोल रहा है, उसमें भी बीच में छोटा छोटा न्यूक्लियस जैसा था, ठीक है, जिसकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते जैसी लग रही थी। एकदम हनी बी का जो कॉम देखते हो ना, मधुमक्खी का छत्ता, आप सब देखे होंगे, देखे हो ना। जी मैम। यस मैम। हाँ, उसके जैसा ही ये एकदम दिख रहा था। कॉर्क एक पदार्थ है, कोई आपसे पूछे या कभी भी एग्जाम में भी पूछ सकता है कि कॉर्क क्या है, तो कॉर्क एक पदार्थ है जो वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है, पेड़ों की छाल से ये प्राप्त होता है, ठीक है। सन 1665 में, अब आपसे कोई पूछेगा कि आखिर ये डिस्कवरी कब हुई थी, तो 1665 में रॉबर्ट हुक ने एक अपने खुद से बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी से इसको देखा और ऑब्जर्व किया था कि ये ऐसा दिखता है। रॉबर्ट हुक ने इन प्रकोष्ठकों को सेल नाम दिया था। इस पार्टिकुलर छोटे छोटे कमरे को उन्होंने क्या बोला, सेल बोला। और सेल का मतलब होता है कमरा, क्या होता है, छोटा कमरा। लैटिन भाषा में, लैटिन भाषा में क्या बोलते हैं इसको, छोटा कमरा, ठीक है, याद रहेगा सबको। और ये इन्वेंशन कब हुआ था, 1665 में। अब आपको इतना इस चीज से भी पूछ देगा कि सेल की खोज कब हुई थी, तो 1665 ईस्वी में। कब हुई थी, 1665 में। किन्होंने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक। हाँ, सेल का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है, तो एक छोटा सा कमरा होता है। यहाँ तक 3-4 क्वेश्चन हम लोग को समझ में आ गया। पहला कि कॉर्क क्या है, तो कॉर्क पेड़ों की छाल से मिलता है। दूसरा, कब इसका मतलब खोज हुआ, 1665 में, और रॉबर्ट हुक के द्वारा। फिर सेल का क्या अर्थ होता है, तो एक छोटा कमरा। ये क्वेश्चन को आप लोग दिमाग में रखिएगा। उपरोक्त छोटी तथा अर्थहीन लगती उपरोक्त घटना जो है, अभी तक जो बातें हम लोगों ने पढ़ी वो अलग अलग लोगों को हो सकता है कि बेतुका बात लगता हो, मतलब कोई मीनिंग ही नहीं लगता हो, मीनिंगलेस लगता हो, लेकिन विज्ञान के इतिहास में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी। इस प्रकार सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने देखा कि सजीवों में अलग अलग एकक होते हैं। क्या होते हैं, एकक, यूनिट होते हैं। एकक को हम लोग इंग्लिश में यूनिट बोलते हैं। इन एककों का वर्णन करने के लिए जीव विज्ञान में कोशिका शब्द का उपयोग होता है। यानी इस एकक को क्या बोला जाता है, कोशिका बोला जाता है। शब्द का उपयोग आज तक जो कि होता रहा है। तो यूनिट किसको बोल रहे हैं, यूनिट बोल लो, कोशिका बोल लो, सेल बोल लो, सब इन्हीं का नाम है। अब सजीव किससे बने होते हैं, अब हम सजीव के पास चले आए। सजीव का मतलब आप लोग बताइए, सजीव का क्या डिफिनेशन है आप लोगों के हिसाब से, कोई क्वालिटी बता दीजिए कि हाँ, पहले पहले बोलो बोलो, मसरूफा बोलो, तो क्या बोल रहे थे आप। मैम जो सांस लेते हैं, सजीव। सांस लेते हैं, जी। और जो वृद्ध ग्रोथ करते हैं, जो होती है, गति करते हैं।
हाँ, अपने वृद्धि करते हैं, मतलब ऐसा बोला जा सकता है ना ठीक है। सजीवों का। सजीव का लगभग हमको लगता है कि सबको पता होगा कि सजीव अगर ये कोई पूछे कि कैसे आपको पता है, पेड़ तो बेचारा एक ही जगह पे रहता है, तो आप कैसे बोलेंगे कि पेड़ गति कर रहा है? आप कैसे इस चीज़ को डिफाइन करेंगे कि पेड़ भी गति करता है? क्योंकि उसमें वृद्धि होती है मैम, मैम वो बढ़ता है ना। हाँ, से बहुत बता अच्छा, सकते बहुत हैं। अच्छा, सही है, सही है। ये छोटा-सा था माइनर क्वेश्चन, बहुत बच्चे को नहीं समझ में आता है। अब सजीव किससे बने होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। प्याज का एक छोटा-सा टुकड़ा लेना है। करना क्या है, आप जब प्याज काटते हैं, आप सब प्याज काटते होंगे, चाहे वो बॉयज़ हो, गर्ल्स हो, सबने ज़रूर काटा होगा। तो जब प्याज काटते हैं ना, तो उसकी स्किन पे आप ध्यान से देखना, पतला कलर का एक लेयर चिपका रहता है, पतला लेयर प्याज के अंदर सटा रहता है। देखे हो कभी ध्यान से? यस सब मैम। हमें देखोगे उसमें प्याज व्हाइट के अंदर में पतला व्हाइट व्हाइट कलर कलर का स्किन होता है ना? वो कभी-कभी ध्यान से देखोगे तो दिखेगा, अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो। मतलब जब प्याज काट रहे हैं, अगर चाहेंगे कि अभी हम प्याज काट के देख ले तो हम देख लेंगे। पतली पतली लेयर होती है, बहुत अच्छा, आयरन को भी समझ में आ रहा है। तो वो जो लेयर है उसको क्या कहते हैं, प्याज की औतल सतह की ओर भीतरी सतह से झिल्ली उतार सकते हैं, यानी कि वो जो प्याज होता है अंदर में झिल्ली होती है, उसी को बोल रहा है ये। इस पे क्या करते हैं, इस झिल्ली को पानी से, पानी वाला जो एक वाच ग्लास आता है, उस वाच ग्लास में रख देते हैं और इससे झिल्ली मुड़ने अथवा सूखने से बच जाती है। जैसे हम वाच ग्लास पे रखते हैं ना, तो आपका जो प्याज का झिल्ली है वो सूखने से बच जाती है, मरने तथा सूखने से बच जाती है, ऐसा कुछ लिखा है। और इस झिल्ली का फिर हम करते क्या है, तो ये जो कांच की एक स्लाइड लेते हैं, छोटा सा कांच का स्लाइड लेते हैं। जब कभी भी कोई भी जो साइंस का बैकग्राउंड से होगा बच्चा, वो स्लाइड जरूर देखा होगा साइंस के लैब में। तो जो स्लाइड पे कांच की स्लाइड लेते हैं और इस पर पानी की एक बूंद डालते हैं। कांच का एक स्लाइड होता है, गोल सा होता है, और उस पर पानी का एक बूंद डालते हैं। अब वाच ग्लास में रखी हुई झिल्ली के इस टुकड़े को इस स्लाइड पर रख देते हैं, और जो वाच ग्लास में अब तक आपने जो प्याज से जो झिल्ली उतार के रखी थी, अब हम कहाँ रखेंगे, इस पे उसको फैला देंगे। ठीक है, मान लो ये झिल्ली है। यह ध्यान रखें कि झिल्ली बिल्कुल सीधी हो, कोशिश करना है कि ये झिल्ली एकदम मुड़ी नहीं हो, एकदम सीधी हो, मुड़ी नहीं हो, कोशिश करना है। और एक पतला पेंट ब्रश इस झिल्ली को स्लाइड पर रखने में आपकी सहायता करता है। एक पतला सा ब्रश टाइप का जो आता है, नीडल लाइक स्ट्रक्चर का एक इंस्ट्रूमेंट आता है, एक्चुअली दिमाग से मेरे भी निकल गया। पेंट ब्रश जैसा यहाँ बता रहे हैं, लेकिन हमने देखा है कि नीडल जैसा होता है, वो यहाँ पे आपको इसको फैलाने में, पूरा स्प्रेड करने में हेल्प करेगा, ताकि ये झिल्ली मुड़े नहीं। अब इस पर एक बूंद डालनी है सेफ्रामाइन की। सेफ्रामाइन जैसे डालते हैं ना, तो ये जो कलर है, ये पूरा जो है ना ब्लू हो जाता है, पूरा ये रंगीन हो जाता है, क्योंकि ये रहता है पारभासी रहता है, मतलब नहीं दिखने वाला रहता है पूरा, तो ये ऐसा हो जाता है, कलरफुल हो जाता है। और इसे फिर क्या सिफ्रामाइन किया क्या जाता है? है? हाँ, हेलो, क्या बोलो आप? मैं सिफ्रामाइन बोल रही हूँ, कैसा सिफ्रामाइन होता है? सिफ्रामाइन बेटा एक केमिकल है। वो इस पे इसलिए रखा जाता है क्योंकि जो प्याज की झिल्ली है, प्याज तो कलरफुल नहीं ना होता है, व्हाइट व्हाइट जैसा उसका झिल्ली होता है, तो उसके अंदर में क्या छुपा है उसको देखने के लिए इस स्किन पे क्या किया जाता है, एक तरीके से कलरफुल कर दिया जाता है, पूरा रंग लगा दिया जाता है। ठीक है, उसको रंगीन कर दिया जाता है। और क्यों किया जाता है अभी आपको समझ में आ जाएगा। और फिर इसे जैसे वो सेफ्रामाइन डालते हैं, सेफ्रामाइन पूरे स्किन पे फैल जाता है और उसको कलरफुल बना देता है। और एक स्लिप कवर ही था, इसे कवर से फिर इसे स्लिप से ढक देना है। कवर स्लिप को सुई की सहायता से इस प्रकार रखें कि जिससे इससे वायु के बुलबुले नहीं आए। कवर स्लिप को ऐसे आपको उसके ऊपर रखना है, वो जो स्किन है, ताकि अंदर में हवा ना घुसे और बुलबुला जो है ना हवा का ना बने। अपने टीचर से सहायता लेना, ये सब तो बात अलग है। हमने प्याज की झिल्ली की अस्थायी स्लाइड बनाई। ये जो आप स्लाइड बनाए हो, ये अस्थायी स्लाइड है, क्योंकि आपने अभी बनाया तो आप देख पाएंगे, अदरवाइज बाद में नहीं देख पाएंगे, क्योंकि ये जो बनाए हो नेचुरल चीज़ों से बना हुआ है। तो ऐसी स्लाइड को हम अस्थायी स्लाइड बोलेंगे। अब हम इसे पहले कम शक्ति यानी माइक्रोस्कोप पे जो पावर सेट करते हैं ना, यहाँ पे इससे आप एडजस्ट कर सकते हो इन दोनों से। तो पहले क्या है ना, सूक्ष्म समायोजन करके आपको कम पावर पे देखना है। उसके बाद पहले कोशिश करना कि प्रारंभिक तौर पे आप एडजस्ट करके देख लीजिए। आप देखना है अलग अलग पावर का लेवल बढ़ाना है। जैसे आप इन दोनों को एडजस्ट करेंगे, एक मिनट फिर से डिलीट कर देते हैं इसको। ये जो है ना एडजस्ट करने वाला है, दोनों को एडजस्ट करते हैं, जो लोगों ने यूज किया होगा, ऊपर नीचे करके जितना पावर डालना है उतना पावर आप डालोगे तो साफ साफ दिखने लगेगा। उसके बाद उस शक्ति पे आप कोशिश करें कि दिख जाए। जैसे आप इसको देखोगे ना, ये सब बहुत सारा पार्ट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के पर्पज से। वो जो है ना, ये जो है ना, इतना ये सब चीज़ें नहीं पूछी जाती है कि क्या है, मतलब इससे संबंधित बस आपको पूछा जाएगा क्या, कि आप जब देखते हैं तो वह दिखता कैसा है। तो आप देखेंगे जब, तो ये आपकी झिल्ली ऐसी दिखेगी, और झिल्ली में क्या दिखेगा, ये जो छोटा छोटा
शेल बना है, ये आपको ऐसा ऐसा बना हुआ दिखेगा हर जगह। और हर एक छोटे छोटे चेम्बर में, हर एक छोटे छोटे मतलब कोठरी में आपको छोटा छोटा काला काला बिंदी जैसा दिखेगा। और इन्हीं छोटे छोटे कमरों को क्या नाम दिया गया? कोशिका। और एक से ज्यादा है तो हम इसे क्या बोलेंगे? कोशिकाएं। ठीक है, तो ये प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं हैं। और ये जो सेंटर में आपको जो दिख रहा है, जिसे केंद्रक बोलते हैं, केंद्रक यानी कि नाभिक या केंद्रक भी आप बोल सकते हैं, न्यूक्लियस भी बोलते हैं इसको। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए। ये डिलीट हो गया है, किसी को कुछ पूछना है? नहीं तो आगे बढ़े। नो मैम। ठीक है, बस आपसे ये पूछेगा कि दिखने में कैसा लगता है, बस, और कुछ ज्यादा नहीं, उससे संबंधित वही क्वेश्चन बनेगा। इसके बाद क्या, कहाँ पे हम लोग को आना था? आगे छूटा तो नहीं, कुछ नहीं। ये संरचनाएं है क्या? आखिर जो ये संरचनाएं आप देख रहे हैं, जो दिखने पे थोड़ा सा जूम करते हैं, ध्यान से दिखेगा, हर एक चेम्बर जैसा आपको दिखेगा। और इस तरह का जो हर एक प्याज का स्लाइड, चाहे आप यूएसए से प्याज मंगा लो, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, जहां से भी प्याज मंगाना है, और हर एक प्याज का स्लाइड आपको ऐसा ही दिखेगा। ठीक है, हर एक प्याज का स्लाइड अलग अलग नहीं दिखेगा, एकदम ऐसा ही दिखेगा। अब शायद कुछ क्वेश्चन भी नीचे पूछा था, पता नहीं आगे है सर। ये संरचनाएं क्या है? ये सभी संरचनाएं एक जैसी दिखाई देती हैं, क्योंकि ये जो है ये पूरा आपको एक जैसा ही दिखेगा। जाहिर सी बात है, एक जैसा ही दिख रहा है, सबकी बनावट एक जैसी ही है। ये सभी मिलकर एक बड़ी संरचना सल्ककंद बनाते हैं, यानी कि उसका जड़ टाइप का एक पार्ट बनाता है। सल्ककंद एक बड़ी संरचना है, वो बनाते हैं। जैसे कि प्याज है ना, पूरा प्याज देखने में कंद जैसा लगता है, रूट नीचे जैसा लगता है, लेकिन होता है लीफ। प्याज एक्चुअली है क्या? लीफ है, पत्ती है। कई बार पूछेगा कि प्याज का हम कौन सा भाग खाते हैं, आलू का कौन सा भाग खाते हैं, है ना, ऐसा क्वेश्चन पूछता है ना। हाँ जी मैम। सलखंड में आता है ना मैम प्याज? हाँ, कंद में आता है, ठीक है। और ये जो पूरा कंद में तो आता है, ये लीफ वाला पार्ट भी कई कई बार बोलता है इसको, पता नहीं क्यों ऐसा बोलता है, क्योंकि जो आप ओनियन वाला जो साग खाते हो ना, ओनियन का लीफ वाला साग नहीं खाए वो, जो पत्ता जी वाला मैम। आता है, चिली वाला भी आता है, जब आप पढ़ेंगे ना, वो गार्लिक का भी आता है। गार्लिक के साथ साथ क्या बताऊं, गार्लिक के साथ साथ जो क्या बोलते हैं, लहसुन, लहसुन का भी आता है पत्ता वाला, आप देखना। तो लीव्स कई कई तना बार में काउंट होता है। जी, क्या बोला आपने? ये जो क्वेश्चन आते हैं कि हम प्याज का कौन सा पार्ट खाते हैं, तो तना होता है, स्टेम में लिखा आता है। तना कई बार देता है तना, लेकिन कई बार लीव्स भी लिखा रहता है, क्योंकि वो जो पूरा जो आप लेयर खोलते जाते हैं ना, इज लाइक लीफ ही लगता है, जो आप एक पे एक लेयर खोलते जाते हैं। ठीक है, कई बार यहाँ देखो सल्क कंद दिया है, तो ज्यादा मत उलझो, बस कंद ही याद कर लेना, क्योंकि कई बार एनसीईआरटी अपना बात को ही फॉलो करता है। और जैसे कई बार पूछता है कि आलू क्या है, फिर आपसे पूछता है आलू तो तना है, ठीक है, फिर उसका भी एक पार्ट है कि आलू कौन सा पार्ट है, तो ट्यूब है। ट्यूबर भी कई बार लिखता है इसको, ट्यूब है या ट्यूबर है, कई बार ऐसे भी लिखता है, आप देखिएगा सर्च करके। तो पहले क्या है, आलू एक तना है, फिर उसको आइडेंटिफाई करके अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया गया है, ट्यूब है, ट्यूबर्स है, ऐसे करके लिखा होगा। ये बनाते हैं जैसे कि प्याज। अब आप यही याद करेंगे। हाँ, जड़ और तना में जड़ और तना में क्या मतलब? अंतर है मैम। हाँ, जड़ और तना में तो अंतर है। आलू एक जड़ है ना। अगर 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 आपसे पूछे कि क्या बताए, गाजर क्या है, गाजर क्या है? गाजर जड़ हो जाएगा मैम। ठीक है, मूली क्या अच्छा, है? जिसमें मूली भी जड़ होगा। इसका एग्जांपल में जैसे कि कोन का आकार का अगर हो गया, मतलब कोनिकल, कोन के कोनिकल। आकार ले रहा, हाँ, कोनिकल अगर बन रहा है, ऐसे ऐसे तो होता वो हुआ जनरली चला आता है, सही बोल रहे हो आप, ऐसे रहता है, तो वो हो और जाएगा। ऊपर में ऐसे ऐसे रहेगा। मुझे उतना अच्छा आता नहीं है। और बॉडी पे हेयर्स जैसा स्ट्रक्चर होता है ना, जी मैम, और ऐसे मान लो जी। इसी टाइप से कुछ रहेगा, इसी टाइप का। ये क्या बोलते हैं इसको? कोनिकल बोलेंगे जड़ ना, हो जाएगा। जी कोनिकल। और एक टर्निप भी है, अलग अलग स्ट्रक्चर, उसमें बहुत सारा स्ट्रक्चर भी आता है। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको मूली और गाजर को क्या बोलते हैं? ये जड़ है। जड़। जड़ है, ठीक है। और कैबेज के बारे में, पत्ता गोभी है। ये सब छोटी हल्की फुल्की चीज़ों में आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। फिर आपसे पूछे कि कॉलीफ्लावर क्या है, मतलब फूल गोभी, तो वो क्या है? एक्चुअली में वो फ्लावर है, तो फ्लावर ही बोला गया है इसको, ठीक है। उसके नाम में थोड़े बहुत जगह पे कंफ्यूजन होता है, ठीक है, बाकी कहीं नहीं होगा। अदरक क्या है? तो अदरक तना है, ठीक है। अदरक क्या है? तना है। तना से आलू भी तना है। आलू भी तना है, बहुत अच्छा। आलू तना है, बट उसके बाद तने में भी बहुत सारी कैटेगरी बता दी गई है, इसलिए मैंने इसको बोला कि ये ट्यूब भी है। कई जगह ट्यूब भी लिखा रहता है, क्योंकि इस ट्यूब क्यों बोलते हैं कि आलू जब रहता है ना बेटा, तो उसके बॉडी पे छोटा छोटा बर्ड जैसा आईज निकला रहता है, देखे होगे ना, आई रहता है, जिसको काट के अगर रोपेंगे तो नया आलू का पौधा निकल आलू जाता है।
हाल बन गया। हाँ जी। जी। तो आप चेक कीजिएगा इस बार कि ट्यूब है या नहीं है, एक बार चेक करना फिर मेरे को बताना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस क्रियाकलाप से हमें पता चलता है कि विभिन्न प्रकार के प्याज में सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर एक जैसी संरचनाएं प्राप्त होती है। मैंने बोला ना, कहीं से भी आप प्याज लें, जब उसका इस तरीके से आप स्लाइड बना के देखेंगे तो सारी जो संरचनाएं हैं एक जैसी आपको दिखेंगी। प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं एक समान है, जितना भी सेल है आपको एक समान दिखेगा। प्याज के आकार से इसका कोई लेना देना नहीं है। कहने का मतलब, प्याज अगर आप इतना बड़ा लेके आओ, प्याज अगर इतना बड़ा लेके आओ, या नन्ही सी भी कभी कभी प्याज देखोगे सब्जी के साथ मिल जाएगा, तो आप किसी भी प्याज को काट के अगर उसका स्लाइड बना के देखते हैं तो सबका सेल का स्ट्रक्चर कैसा होगा, सेम होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? इसका प्याज के आकार से कोई लेना देना नहीं है। समझ में आया बात? जी जी मैम। बोल तो दो। ये छोटी छोटी संरचनाएं जो हम देख रहे हैं, सल्ककंद प्याज की मूलभूत इकाई है। ये सल्ककंद क्या है, दूसरे से हम कलर कर देते हैं। सल्ककंद जो है मेन पार्ट, वो प्याज की मूलभूत इकाई है। इन संरचनाओं को हम क्या कहते हैं, कोशिका बोलते हैं। वो जो छोटा छोटा चैम्बर देखे हो आप, इसको हम कोशिका बोलते हैं, ठीक है। और बहुत ज्यादा नंबर में सेल हो गया तो हम उसको कोशिकाएं बोलेंगे। न केवल प्याज बल्कि जितने भी जीव जंतु हम अपने आसपास देखते हैं वे सभी कोशिकाओं से बनते हैं। जितना भी आसपास में आपको चीज दिख रहा है, जैसे कल तक हम लोग पढ़ रहे थे परमाणु के बारे में कि जितने भी चीज हमारे आसपास मौजूद हैं, चाहे वो लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, चाहे वो जिंदा हो, मृत हो, वो सब किससे बना है, परमाणु से बना है ना। जी लेकिन मैम। अगर हम बायो के सेंस में बात करें तो आसपास में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म मिल रहे हैं, जितने भी जिंदे चीज आपको मिल रहे हैं आसपास में, जो सभी जंतु, पेड़ पौधा सब दिखाई देता है, वो कहीं ना कहीं सेल से ही बना है, सारा सेल से बना हुआ है। यद्यपि कुछ जीव एक कोशिकीय भी होते हैं। अब आप पूछेंगे मैम एक कोशिकीय क्या होता है, इस बात को भी हम बहुत बार बताए हुए हैं। हाँ बोलिए, तो मशरूफा कुछ बोलना चाह रही है। अमीबा। हाँ, अमीबा है मैम, जिसे एक कोशिकाओं से मिलकर बना है। मेरा अमीबा, नेक्स्ट पैरामीटर। एक कोशिकीय होते हैं और दूसरा एक बहुकोशिकीय होते हैं। सही है, ठीक है। अब एक बात बताओ, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों में क्या अंतर है? बहुकोशिकीय में मैम ये है ना कि उसमें मतलब एक से ज्यादा इकाई कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। एक से और ज्यादा जो एक हम्म, जी मैम, हम्म। वो बहुकोशिकीय होते हैं। और एक और कोशिकीय एक कोशिकीय मतलब एक कोशिकाओं से मिल मतलब एक कोशिकाओं से बना होता है, जैसे कि पैरामीशियम हो गया, अमीबा। ठीक है। और जितना भी, एक बहुत अच्छा बताया हो सपना कि ये एक कोशिकीय जीव, मैं एकदम छोटे छोटे जानबूझ के लिखना चाह रहा था कि आपको बस समझ में आ जाए। ये सिंगल सेल का बना होता है, या एक सेल का, बहुत बच्चों को पता होगा। तो इसका लाइफ का जितना भी काम होगा, अब आप पूछोगे लाइफ का जितना काम मतलब सेलुलर, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। हाँ, ऐसा इसको इंग्लिश में बेटा बोलते हैं, एक्चुअली बहुत बच्चे हिंदी वाले हैं, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। आप बोलिए। हाँ बोलिए सपना। मैम बोल रही हूँ कि मतलब परमाणु होता है ना, जिसे मतलब उसमें सजीव भी आते हैं क्या? जितनी भी मतलब सजीव जाहिर सी ये बात क्या है, हम बोलते सब का शरीर भी बेटा परमाणु से बना हुआ है ना। हमारे मैम शरीर इसमें में भी परमाणु बहुत बोलना सारे, सही नहीं रहेगा मैम। नहीं बोलना सही जैसे रहेगा, परमाणु में निर्जीव भी वो भी आ सकते हैं, इसलिए परमाणु का एग्जाम्पल नहीं दे सकते। परमाणु तो एटम हो गया। इसका एग्जाम्पल हम इसलिए नहीं लेंगे अभी क्योंकि हम एक तो बायो पढ़ रहे हैं, लेकिन दुनिया की हर एक चीज जो है बेटा परमाणु से बनी है ना। अब आप पूछेंगे मैम परमाणु कैसे, क्योंकि हमारे बॉडी में भी ऑक्सीजन है, साथ साथ कुछ कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इसलिए मेरे बॉडी में भी बहुत सारे तत्व हैं। क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मानव का शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कि हम एलिमेंट यानी तत्व, मैम कोशिका में तो जीवित वस्तु मतलब आएंगे ना, तो वो परमाणु में तो सभी आ जाएंगे, तो उसमें निर्जीव और सजीव दोनों आएंगे, तो ये हाँ परमाणु का हाँ हाँ, एग्जाम्पल। ये तर्क बेटा आपका सही है कि हम परमाणु का इन द सेंस कि जीवित, वहां पे जीवित और मरा हुआ सारा चीज कंसीडर होगा। लेकिन जब कोशिका की बात करते हैं तो कोशिका की बात करें तो हम जनरली यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं। लेकिन एक मिनट मेरी बात सुनो, जब पेड़ का जो बाहरी स्ट्रक्चर होता है जिसको अभी हम छाल बोले हैं, वो भी बेटा डेड सेल का बना होता है, डेड सेल का बना होता है। आपके हेयर वो भी डेड सेल के बने हैं, जिसको आप काटते हो तो ब्लीडिंग नहीं हो रहा है। आपके नेल ये भी डेड सेल के बने हैं, जिसको आप काट रहे हो तो ब्लीडिंग नहीं हो रहा है। तो आप पार्टिकुलर एक चीज को लेके नहीं चल सकते, ठीक है। हमारा बॉडी का मोस्ट ऑफ द पार्ट अगर हम कट करेंगे, उसको काटेंगे तो ब्लीडिंग होगा, दैट मीन्स कि वो जिंदा है और उससे हमको पेन होगा। लेकिन नाखून काटने पे नहीं हो रहा है, बाल काटने पे नहीं, शेविंग करने पे नहीं हो रहा है। इट मीन्स कहीं ना कहीं बॉडी का बहुत सारा पार्ट है जो डेड भी है। और ये सेम प्लांट के साथ भी है, उसका जो आउटर मोस्ट पार्ट है जो उसको सपोर्ट करता है, खड़ा रखने में स्ट्रेंथ प्रदान करता है ना, तो वो जिंदा नहीं है, वो डेड है, छाल जिसको बोलते हैं। और छाल को काटने पे पेड़ को खून नहीं निकलता,
सही समझ गए मेरी बात को? यस मैम। आयशा समझे? यस मैम। हाँ ठीक है। यूनिसेलुलर का मतलब है एक सेल से बना हुआ और उसके लाइफ का सारा काम मतलब मेरा मतलब आप समझो कि मतलब वो जिंदा है तो खाएगा पिएगा, न्यूट्रिशन करेगा, साथ साथ एक्सक्रीशन भी होगा, मतलब वेस्ट मटेरियल को बॉडी से निकालेगा, साथ साथ अपने जैसे बच्चों को भी जन्म देगा। तो सारा काम करता है एक सेल से, ठीक है, बात समझ गए? मल्टी सेलुलर का मतलब हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल होते हैं और बहुत सारे सेल मिलके अलग अलग अंग बनाते हैं, जैसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एक्सक्रीटरी ऑर्गन और साथ साथ रिस्पायरेटरी ऑर्गन, फिर डाइजेस्टिव ऑर्गन। तो बहुत सारा सेल मिलके अलग अलग ऑर्गन का निर्माण करता है और हर एक अंग फिर अलग अलग काम को करते हैं। जैसे खाने वाला न्यूट्रिशन का काम करेगा, पचाने वाला पचाने का, सांस लेने वाला सांस लेने का, फिर बच्चे उत्पन्न करने वाले भी कुछ अंग होते हैं जो पार्टिकुलर एज ग्रुप के बाद एक्टिव होते हैं, मेल या चाहे फीमेल में। ठीक है, बात समझ गए? यहाँ तक समझ गए? अब रीजन, अब आप यहाँ तक समझ गए तो अच्छी बात है, आगे हम बढ़ते हैं। आवर्धक लेंस की खोज के बाद जैसे ही मैग्नीफाइंग ग्लास का आविष्कार हुआ, मतलब मैग्नीफाइंग लेंस जो है किसी भी छोटी चीज को बड़ा कर देता है। जैसे इतना छोटा चीज है तो इतना बड़ा करके दिखाता है, बहुत बहुत मिलियन गुना बड़ा करके दिखाता है। तो ऐसे लेंस का यूज जानबूझ के किया गया। इसकी खोज के बाद सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार संभव हो गया। जैसे आवर्धक लेंस की मतलब खोज हुई तो सूक्ष्मदर्शी का भी आविष्कार संभव हो चुका। ये याद नहीं रखना है, इसलिए हम इसको डिलीट कर दे रहे हैं। यह पता चला कि एकमात्र कोशिका स्वयं में ही संपूर्ण जीव है। एक कोशिका जिसका शरीर एक कोशिका से बना है, ऐसे ही एक कोशिकीय जीव, उनका सारा लाइफ का कान बोल दिए, एक संपूर्ण जीव है। एक ही कोशिका उसका पूरा जीव है। जैसे कि अमीबा, क्लाइमेडोमोनास, पारामीशियम और बैक्टीरिया, ये सारे एक यूनिसेलुलर जीव हैं और एक सेल का इनका बॉडी बना होता है और सारा काम अपने लाइफ का एक सेल से करते हैं। और जैसे कि ये अमीबा है बेटा, अमीबा है, मान लो, बहुत अच्छा तो नहीं आता। ये जब अपने जैसे मतलब रिप्रोडक्शन करते हैं तो ये क्या करता है, ये ही दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ऐसे ऐसे होके, फिर ऐसे ऐसे होके दो, फिर यही आगे बढ़ेगा तो फिर इसमें भी डिवीजन होता है, फिर ऐसे करके ये भी बढ़ गया, ऐसे करके ये भी, फिर इधर ये भी बढ़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? फिर इसी में डिवीजन होता जाता है। तो ऐसे होता है अमीबा में डिवीजन। तो जाहिर सी बात है, ये तो यूनिसेलुलर की हम लोगों ने बात की। इन सजीवों को एक कोशिकीय जीव कहते हैं। ये जितने भी नाम आप लोगों ने पढ़े हैं, यहाँ से इंपॉर्टेंट था कि एक सेल का जो भी एनिमल बना है उसको हम एक कोशिकीय जीव बोलते हैं, जिनका नाम यहाँ पे दिया गया है, अमीबा, पारामीशियम, क्लाइमेडोमोनास। इन सब का नाम भी जरूर याद कर लीजिएगा। और बैक्टीरिया भी आता है और इन सबको एक कोशिकीय जीव कहते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि हमारे बॉडी में चूंकि बहुत सारे सेल हैं, इसके अतिरिक्त बहुकोशिकीय जीवों में अनेक कोशिकाएं समाहित होकर विभिन्न प्रकार के कार्यों को संपन्न करती हैं। यानी बहुत सारे जो सेल हैं, हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल हैं और बहुत सारा सेल मिलकर ऑर्गन बना के हर एक ऑर्गन, मैंने अभी समझा दिया था कि अलग अलग काम को करती हैं। इसके कुछ उदाहरण है, जैसे कि फंजाई। जो आप मशरूम खाते हो वो क्या है? फंजाई है। मशरूम जो खा रहे हो वो क्या है? फंजाई है, जिसको हम कवक बोलते हैं। प्लांट है, एनिमल है ना, ये आपके बर्ड्स हैं, ये सब क्या है? ये सब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, याद रखिएगा। साथ साथ जो आम का अचार लगाते हो या कभी कभी खाने वाला रोटी या चावल कुछ रख दिए ढक करके, तो उसके ऊपर फफूंदी जम जाती है। फफूंदी कैसा है? फफूंदी भी बेटा मल्टी सेलुलर है, याद रखिएगा। बोल सकते हैं मैम। हाँ बोलो। हाँ क्या बोलेंगे? कवक। हाँ, एक तरीके से बोल सकते हो। हाँ वही है ही, ठीक है, सही है, ठीक है। लेकिन जनरली जो मतलब खाने वाला जो है कवक ऐसा मशरूम है, मशरूम कवक है, ठीक है, याद रखिएगा। कोई अगर एग्जाम वगैरह में पूछता है तो। क्या हम कुछ और एक कोशिकीय जीवों के बारे में पता कर सकते हैं? यहाँ पे दिखाया गया था, अभी पता नहीं हम लोगों ने देखा कि नहीं देखा, पता नहीं, दिखाया तो नहीं है, देखते आगे होगा। एक और जीव है युगलिना, उसका यहाँ पे इमेज तो देना चाहिए, युगलिना, उसका नाम लिख देती हूँ। ये भी है यूनिसेलुलर जीव, ठीक है, याद रखिएगा। प्रत्येक बहुकोशिकीय जीव जो होता है एक सेल से ही विकसित हुआ है। हम सब लोग, जितने भी लोग यहाँ हैं, हम सब का जो निर्माण हुआ है एक सिंगल सेल से हुआ है और उस सेल का नाम है जाइगोट। क्या है? जाइगोट, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? युग्मनज। क्या बोलते हैं? युग्मनज। और युग्मनज जो होता है मेल और फीमेल गैमेट के मिलने से इसका जाइगोट का निर्माण होता है और जाइगोट सिंगल सेल का होता है। यहाँ लिख देते हैं सिंगल सेल। कोई भी पूछे एग्जाम में भी कि मानव का निर्माण किस सिंगल सेल से हुआ है, तो जाइगोट या हिंदी में युग्मनज बोलते हैं। इसी युग्मनज में मान लो कि ये छोटा सा युग्मनज बना एक सेल का, इसी में आगे जाके ऐसे डिवीजन होता रहता है।
फिर ऐसे टूटता रहता है, ऐसे टूटता रहता है, ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे ऐसे करके बहुत सारा टूटता रहता है। फिर बहुत सारा जब डिवीजन होता है, मल्टीपल डिवीजन होता है, मतलब बहुत सारा डिवीजन, और धीरे धीरे क्या है ना, पूरे एक मानव का निर्माण होता है। और एक बेबी जब जन्म लेता है तो पूरा बेबी तक का जो प्रोसेस है ये जाइगोट से शुरू होता है। ठीक है, कैसे कोशिकाएं विभाजित होकर अपनी ही जैसे कोशिका बनाती हैं। अब जाहिर सी बात है, यहाँ पे जाइगोट डिवीजन करके अपने जैसे ही सेल को तोड़ता जाता है। ठीक है, तो कोशिकाएं बनती जाती हैं। इस प्रकार सभी कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं के से ही उत्पन्न होती हैं। जो भी आपके बॉडी में पहले से सेल मौजूद हैं, उसी से ही आपका बार बार सेल का निर्माण हो रहा है। जैसे ये जाइगोट है, तो जाइगोट से ही बार बार नए सेल का निर्माण हो रहा है, उसमें डिवीजन के थ्रू। फिर एक बच्चा जब छोटा रहता है, कितना छोटा रहता है जब जन्म लेता है, आप सब ने देखा है। और फिर सोचो जरा कि कैसे सपना बन गई, सपना हुई होगी तो इतनी बड़ी होगी नहीं होगी, इतनी छोटी सी होगी, छोटी सी होगी, इतनी बड़ी होगी, और ये ऐसी हो गई। तो क्या हुआ कि इसके बॉडी में जितना भी सेल प्रेजेंट था, लगभग कितना होता है, 300 होता है ना बच्चे में। यस मैम। बच्चे में 300 सेल होता है, जहां तक मुझे 300 होता है ना, सही है ना 300? हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ, सही है। 300 सेल होता है। और 300 सेल के बाद इंसान में लगभग, वो तो 3 सेल की बात नहीं, ये हड्डियां हैं, सॉरी, 300 सेल नहीं होते हैं, मैम हड्डियां होती है 300 हड्डियां होती है। सेल एक्चुअली, सेल जो होता है बच्चे में कम होता है, सेल जो होता है बच्चे में कम होता है, देखना पड़ेगा ये डाटा। मान लो ये बेबी है, और बेबी का वेट कितना रहता है, लगभग जब बच्चा उत्पन्न होता है ना, लगभग 300, लगभग 250 से 300 ग्राम का रहता है। 250 से 300 200 का भी कुछ बच्चा होता है ना, कमजोर होता है, 2 या 300 ग्राम का रहता है, 200 से 300 ग्राम के बीच में। और सोचो कि एक बड़ा सा 50 किलो का आदमी तैयार हो गया, या एक लड़की तैयार हुई। ऐसा इसलिए होता है कि इसके बॉडी में जितने भी सेल हैं, वो पहले से जो मौजूद सेल है वही बार बार अपने आप को तोड़ तोड़ के डिवीजन करता रहता है। तो इसी सेल से बार बार नए सेल का निर्माण हो रहा है, नए सेल का निर्माण हो रहा है। फिर आप पूछोगे कि अब कैसे नए सेल का निर्माण हो रहा है, तो पहले से जो मौजूद सेल है, चूंकि यहाँ लिख भी दिया है, तो उसी से नए सेल का निर्माण हो रहा है। और सिर्फ निर्माण ही नहीं होता है, बॉडी में, हमारे बॉडी में बहुत बार हमें चोट लगता है, तकलीफ होती है, बीमार पड़ते हैं, तो कुछ जो पुराने सेल हैं वो नष्ट भी होते रहते हैं, और उसके जगह पे नए नए सेल का निर्माण भी होता रहता है। समझ गए बात को? समझ में आया? चलिए ठीक है। जी अब आपको यहाँ पे देखना है, कोशिका का सबसे पहले पता लगाया था रॉबर्ट हुक ने 1665 में। उसने कोशिका को कॉर्ड की एक पतली काट में अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा था। ये सब तो बता ही दिए। उसके बाद क्या हुआ, ल्यूवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में सबसे पहले जो एक सूक्ष्मदर्शी था, जो काफी डेवलप सूक्ष्मदर्शी था, से तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं का पता लगाया। जो तालाब का जो पानी होता है, उसमें देखोगे जो बाल के जैसा जो है ना, लगभग हेयरी स्ट्रक्चर होता है, जो धागे नुमा आपको दिखेगा तालाब में, हरा हरा प्लैंक नहीं दिखते हो? Yes, ma'am. तालाब में देखे होगे, Ma'am, ma'am, पोखर में, जिसे- तालाब में, एकदम जैसा लाइक काई जैसा रहेगा, हरा हरा। और उसको बहुत लोग खाते भी हैं, प्रोटीन होता है उसमें, बहुत धो के खाते हैं। हाँ बोलते तो एल्गाही है, एल्गाही बोलते हैं एक्चुअली में, लेकिन वो एक्चुअली यहाँ पे जीवित कोशिकाओं का पता लगाया था किसने, तो ल्यूवेनहॉक ने 1674 में। यहाँ पे 2 चीजें हम लोग को याद रखनी है। ये 1665 में जो सेल का खोज हुआ था, वो कैसा सेल था? डेड सेल था। कैसा था? वो मृत सेल था। आप ही से पूछेगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये जो खोज हुई थी बेटा, ये डेड सेल था, मरा हुआ सेल था। लेकिन 1674 में जो इन्होंने बताया तालाब के जल में जीवित कोशिका के बारे में बताया था, तो ये पहला एलाइव था, मरा हुआ नहीं था, ये जिंदा था, याद रखिएगा। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कोशिका में केंद्रक का पता लगाया। तो कोई बोलेगा केंद्रक की खोज किसने की? तो रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद पुरकिंजे आए, पुरकिंजे इनका नाम है। पुरकिंजे ने 1839 में हमारा जो पूरा सेल है, एक जो पूरा सेल है, और इस सेल में देखोगे ना आप, लिक्विड स्ट्रक्चर होता है पानी जैसा, और उसमें न्यूक्लियस होता है जिसको केंद्रक बोलते हैं, और उसमें डीएनए आरएनए मौजूद होता है। जो लिक्विड होता है ना, इसके बारे में पता लगाया था पुरकिंजे अंकल ने। जो तरल जैविक पदार्थ होता है, जिसको नाम दिया गया जीव द्रव, और ये सिर्फ इसमें मौजूद नहीं होता, ये इसमें भी मौजूद होता है, बीच वाले में भी मौजूद होता है। लिक्विड जैसा होता है, चिपचिपा, अध तरल। मतलब अध तरल कहने का मतलब कि थोड़ा जेली टाइप बोल सकते हो, कि मतलब अगर आप उसको उड़ेल दिए तो फैले भी नहीं, है ना, वैसा होता है। समझ गए? वो कैसा होता है जीव द्रव? अर्ध तरल होता है। ठीक है, ये जीव द्रव।
जैविक पदार्थ जिसका नाम जीव द्रव्य रखा गया था। तो वो साइटोप्लाज्म में भी पाया जाता है और साथ साथ आपके न्यूक्लियस में भी पाया जाता है, जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म दोनों को मिला के हम जीव द्रव्य बोलते हैं। यानी ये जो पूरे सेल के अंदर जो लिक्विड सब्सटेंस पाया जाएगा उसको हमने जीव द्रव्य नाम दिया है। उसके बाद आते हैं 2 इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक, उनका नाम है स्लाइडेन, कई जगह स्लाइडेन भी दिया है, स्लीडन भी दिया है। तो स्लाइडेन ने 38 में 1838 में और श्वान इन्होंने 39 में 1839 में ने सेल थ्योरी प्रस्तुत की थी। पहली बार किन्हीं 2 वैज्ञानिकों ने मिलकर सेल थ्योरी दी थी, कोशिका का सिद्धांत दिया था, स्लाइडेन और स्वान ने, ठीक है। और ये दोनों जो है अपने अपने समय में मतलब बहुत इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक है, नाम याद रख लीजिएगा, स्लाइडेन और स्वान। इस सिद्धांत के अनुसार क्या बताया इन दोनों ने कि सभी पौधे एवं जंतु कोशिकाओं से बने हैं। किससे बने हैं? सेल से। और वे जीवन की मूलभूत इकाई हैं। हमारे लाइफ का जो फंडामेंटल, रॉन्ग थ्योरी था, अच्छा आगे पढ़ते पता चलेगा। हमारे जीवन का मूलभूत इकाई क्या है? सेल के बारे में बोला कि कोशिकाओं से बने हैं। कोशिका क्या है? वो जीवन की मूलभूत इकाई है, कोशिका, ठीक है। विर्चो आए 1855 में, उन्होंने भी सेल थ्योरी दिया, बट ये अकेले थे, साथ में कोई नहीं था, और इन्होंने थ्योरी को आगे बढ़ाया। उन्होंने बताया कि सभी कोशिकाएं जो हैं अपने से जो पहली कोशिकाएं पहले में मौजूद हैं, जैसे मान लो आज नए सेल का जो मेरा निर्माण हुआ है, इसका निर्माण हमारे बॉडी में जो पहले सेल था उससे हुआ है। तो जो कोशिकाएं हैं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं। 1940 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद कोशिका की जटिल संरचना तथा बहुत से अंगकों को समझना आसानी हो गया। 1940 में जब इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार हुआ तो हमारे सेल के अंदर बहुत सारा छोटा छोटा स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसको हम माइटोकॉन्ड्रिया भी बोलते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बोलते हैं, लाइसोजोम भी बोलते हैं, प्लास्टिक भी बोलते हैं। बहुत सारा चीज इसमें बिखरा पड़ा है आपके सेल में, सेल में बिखरा पड़ा है। तो उसके बारे में समझने में हेल्प मिला कब? 1940 के बाद। लेकिन यहाँ पर अभी तक तो ये नहीं बताया गया है कि थ्योरी गलत थी या सही थी, जैसे जैसे पता चलेगा हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो जनरली बात था आपको याद रखना है कि स्लाइडेन और स्वान ने बताया था कि सभी जीव का जो मूलभूत इकाई है वो कोशिका है, इतना याद रखिएगा। हम पत्ती की झिल्ली, प्याज की मुलाग्र अथवा विभिन्न प्रकार के प्याज की झिल्ली की अस्थायी स्लाइड बना सकते हैं। जो भी आपका प्याज है तो प्याज का पत्ती का झिल्ली बना सकते हो, झिल्ली का स्लाइड बना सकते हो, उसका जो जड़ है उससे बना सकते हो, ठीक है। तो अलग अलग स्लाइड आप बना सकते हो, ठीक है। क्या सभी कोशिकाएं आकार तथा आकृति की दृष्टि से एक समान दिखाई देती है? अब हर एक ऑर्गेन का लोगे तो हर एक ऑर्गेन का कैसा दिखेगा? आपको एक जैसा दिखे। प्याज का पूरा स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा अगर आप बनाए तो? प्याज का कोई कहीं से भी प्याज लो, चाहे एशिया हो, यूरोप हो, उनका सारा स्ट्रक्चर जो आप स्लाइड बना के दिखोगे एक ही जैसा दिखेगा, ठीक है। क्या सभी कोशिकाओं की संरचना एक जैसी दिखाई देती है? अब जाहिर सी बात है, जब सब अलग अलग कोशिका का लोगे, जैसे मान लो कि कोई दूसरी कोशिका है तो दूसरी कोशिका का कैसे समान दिखेगा? नहीं दिखेगा। अलग अलग कोशिका का तो अलग अलग दिखेगा ना, सभी कोशिकाओं की संरचना एक जैसी नहीं दिखेगी, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि अब रूट का है तो रूट का अलग दिखेगा, क्योंकि रूट में आप लोगों ने जब बायो पढ़ा है, प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ा है, तो रूट में जाइलम भी पाया जाता है और फ्लोएम भी पाया जाता है। तो फ्लोएम जो है रूट में नहीं पाया जाता और जाइलम जो है रूट में पाया जाता है। तो हर एक जगह पे जब उसके रूट का जब आप सेक्शन काट के देखेंगे, किसी भी पेड़ का रूट का सेक्शन काटेंगे तो आपको जाइलम दिख जाएगा। लेकिन क्या आप ऊपर वाले पार्ट सूट का या स्टेम का सेक्शन काट के देखोगे तो उसमें जाइलम दिखेगा? नहीं मैम, नहीं दिखेगा, क्योंकि हर एक जगह अलग अलग चीजें मौजूद हैं। अब हमारे यहाँ पे आंख है तो यहाँ का सेक्शन काट के देखोगे तो आंख दिखेगा ना, बॉडी के नीचे लेग का सेक्शन काट के देखोगे तो आंख दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। तो इसी तरीके से अलग अलग बॉडी ऑर्गेन का जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो अलग अलग सेल आपको दिखेगा। अब किडनी का सेल हमारे ब्रेन के सेल जैसा तो नहीं होगा, नहीं होगा ना, जाहिर सी बात है नहीं होगा। होगा क्या? नहीं होगा मैम। है किडनी का सेल लीवर के सेल से अलग होगा, क्योंकि किडनी का फंक्शन अलग है, लीवर का फंक्शन अलग है ना। बात को समझो। तो अब लीवर वाला जो सारा सेल है वो अपने जैसा होगा, सेम कैटेगरी का। किडनी वाले सारे सेल एक जैसे होंगे, सेम कैटेगरी के। ब्रेन का सेल होगा तो न्यूरॉन अलग टाइप के होंगे, अपने जैसे। किडनी का नेफ्रॉन होगा पूरा एक जैसा। और आपका लीवर का जो सेल होता है इसको हिपैटिक सेल बोलते हैं ना, जहां तक मुझे पता है। हिपैटिक सेल होंगे पूरे एक जैसे। बात को समझो, ठीक है। क्या पादप के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली कोशिकाओं में अंतर है? तो अंतर तो होगा, अलग अलग पार्ट का अलग अलग दिखेगा। हमें कोशिकाओं में क्या समानता दिखाई देती है? कोई समानता दिखेगा? अलग अलग जगह का काट के देखोगे तो आप नहीं दिखेगा कोई भी समानता। अलग अलग जब आप रूट का काट रहे हो, सूट का काट रहे हो, तो अलग अलग जगह पे कोई समानता नहीं दिखेगा।
जाहिर सी बात है, बट ये पता चल जाएगा कि हाँ इनका स्ट्रक्चर अलग है, न्यूक्लियस आपको दिखेगा। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। कुछ जीवों में आपके हर एक बॉडी का अलग अलग सेल है, बार बार रिपीट कर रहे हैं, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। हाँ बोलिए 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 सपना। मैम यहाँ पर दिया हुआ है हम्म। हमें कोशिकाओं में क्या समानता दिखाई देती है, तो संरचना दिखाई देगी ना, कोशिकाओं समानता। में संरचनाएं आपको दिखाई देंगी, लेकिन सबका क्या बोल रहा है, समानता क्या सेम चीजें आपको दिखाई दे रही हैं। तो आपको बस ये दिखेगा, उसके स्ट्रक्चर में कोई आपको एकदम, जैसे मैं बोल रही हूँ ना, जैसे मान लो कि हाथ का जो पूरा सेल है वो अलग होगा, हाँ रहने दे, हाथ का जो होगा वो अलग होगा, उसके रूट का होगा अलग होगा, बस आपको ये दिखेगा कि हाँ उसमें क्या क्या मौजूद है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस दिखेगा आपको, इतना दिखेगा, उससे ज्यादा सिमिलरिटी नहीं दिखेगा। ठीक है, बहुत ज्यादा समानता नहीं दिखेगा। आप समझ गए बात को? सिर्फ जी मैम समझ गए। उसके बाद देखो, यहीं तक करके छोड़ देंगे आप लोगों को। कुछ जीवों में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं भी हो सकती हैं, जैसे कि कुछ जीवों में, कहने का मतलब कि बहुत सारे जो ऑलमोस्ट जो जीव होते हैं उसमें विभिन्न प्रकार के आपको सेल दिखेंगे। जैसे आपका ये मानव के अंदर में प्रेजेंट ब्लड सेल है, हमारा ब्लड सेल का स्ट्रक्चर अलग है। एक ही इंसान को ले लो, एक इंसान के बॉडी में अलग डिफरेंट डिफरेंट काइंड का सेल पाया जाता है। ये हमारा बॉडी का फैट सेल है, वसा सेल जो आपके फैट को स्टोर करता है। ये आपका अंडाणु है जो ह्यूमन में हमेशा हर मंथ रिलीज होता है। ये आपका शुक्राणु है, शुक्राणु कितना छोटा है सोच लो, ये अंडाणु से भी बहुत छोटा है। ये आपका बोन का सेल है, अस्थि जो हड्डी है ना, हड्डी में ऐसी सेल मौजूद होती है। और एक तंत्रिका सेल कहाँ गया बेटा, एक मिनट, मैम उसको नहीं दिखाया गया है। दिखाया नहीं, एक यहाँ पे डिलीट हो गया मुझे लग रहा है, ये बनाना मेरे बुक में भी नहीं है मैम। यहाँ पे ऐसे है करके। ही नहीं। हाँ हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे? ऐसे करके कुछ होता है, ऐसे उतना अच्छा तो हमें आता नहीं है। तंत्रिका कोशिका है ये। वसा कोशिका के बगल में। पैर की टहनी की कार्य होता है। वर्षा कोशिका के बगल में कहाँ है बेटा? मैम ऊपर में वैसे ही लग। यहाँ पे तो है ही नहीं, ये कटा हुआ है पूरा, यहाँ डिलीटेड है, समझे? मैम ये तंत्रिका कोशिका का स्ट्रक्चर था, मिट गया है। ऐसे ऐसे कुछ रहता है, न्यूरॉन्स जिसको बोलते हैं, न्यूरॉन्स ही हुआ ना, बोलो ना। जी मैम। सही बोल रही हूँ, मिटा हुआ है, पतला होता है, ये पतला मेरे से नहीं बन पाया। और ये आपकी चिकनी पेशी जो सेल है, बॉडी का जो चिकना चिकना मसल्स है ना, उसका सेल है। तो आप देख लीजिए ना, एक इंसान के बॉडी में ही अलग अलग कितना वेरिएशन है, कितना टाइप का सेल पाया जा रहा है एक ही इंसान में। तो क्या हर एक बॉडी, हमारे यहाँ जो एक बॉडी है उसके हर एक पार्ट का जब आप सेक्शन काटेंगे तो समान दिखेगा? जाहिर सी बात है नहीं। उसी तरीके से प्लांट भी तो मल्टी सेलुलर है, मतलब बहुकोशिकीय है, तो उनका भी हर एक ऑर्गन का कैसे आपको दिखेगा सेम? नहीं दिखेगा। बट हाँ एक चीज आपको ये दिखेगी, जब आप उसका सेक्शन काटते हैं तो उसमें आपको साइटोप्लाज्म और जो चीजें प्रेजेंट होंगी वो दिखेंगी, न्यूक्लियस दिखेगा। ठीक है, अदरवाइज आपको जो चीजें नहीं है, कई बार होता है कि एक सेल में जो चीज प्रेजेंट है वो दूसरे सेल में नहीं भी होगा। बट आप ये पूरा नहीं बोलेंगे कि लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, एवरीथिंग, जितना भी सेल ऑर्गेनेल्स है, जो कोशिका का पार्ट है जो हम बता रहे हैं अभी, वो सब की संरचना में मौजूद होगा। ऐसा नहीं हो सकता। मैम आगे दिया हुआ है ना हम्म, कि सभी मतलब सभी सेलों की संरचना एक समान दिखती है। कहाँ दिखती है? संरचना की बात हुई है मैम। एक मिनट कहाँ पे बोल रहे हो आप? कहाँ बोल रहे हो? यहाँ पर है ना, क्या सभी कोशिकाओं की संरचना एक समान दिखाई देती है? हाँ दिखाई देती है। ठीक है, अदरवाइज फिर भी कल कोई कंफ्यूजन है तो कल एक बार फिर से पढ़ लेना, और एक बार फिर से हम लोग फिर इस पर डिस्कस कर लेंगे। कोई दिक्कत? यहाँ तक तो हो गया है। नहीं मैम। इसके आगे हम लोग कल डिस्कशन करेंगे। ठीक है, एक बार पढ़ लीजिएगा आप सब। ऑल क्लियर है? बहुत अच्छी बात है। हाँ, थोड़ा सा जो साइंस वाले बैकग्राउंड से नहीं है उनको थोड़ा टाइम लगता है चीज़ों को समझने में, कोई दिक्कत नहीं है। अगर फिर से अगर कुछ भी थोड़ा सा भी क्यूरियोसिटी बाकी रहेगा फिर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, ये जो रॉबर्ट हुक ने जो पहले जो स्ट्रक्चर देखा था वो कैसा स्ट्रक्चर था और क्या था? जैसे सेल का जो उन्होंने स्ट्रक्चर देखा था वो किस चीज़ पे ऑब्जर्वेशन किया था? मैम बहुत बड़ी कॉर्क पर। हाँ, कॉर्क पे किया था। ठीक है, ये जो कॉर्क था बेटा वो कैसा था, लिविंग था या नॉन लिविंग था, मतलब सजीव था या निर्जीव था? मैम निर्जीव था। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। कितने ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने, कितने ईस्वी में इसका खोज किया था? 1665।
ठीक है। और अपने द्वारा सेल्फ मेड इमेज मतलब माइक्रोस्कोप से इन्होंने देखा था। और हर एक जो बहुत सारा, जैसे ये मान लो कि कॉर्क है और कॉर्क में छोटे-छोटे चैम्बर दिखे थे। चैम्बर मतलब कि कोष्ठक भी बोल सकते हो हिंदी में, कमरा भी बोल सकते हो, घर भी बोल सकते हो। तो ये छोटे-छोटे कमरे को उन्होंने क्या नाम दिया था? बोलो ना भाई। छोटा कमरा, छोटा कमरा कहा था, सेल, सेल बोला था। लैटिन भाषा में। हाँ, लैटिन भाषा में सेल का मतलब होता है छोटा कमरा। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया। स्वेच्छा ने बोला था, एक बार थोड़ा मैम इसको समझा दीजिएगा। उसके बाद ये सब तो हो गया। और ये जो खोज हुआ था, इसको एक यूनिट भी बोलते हैं। एक सेल को हम एक यूनिट भी बोलते हैं, एक इकाई भी बोलते हैं। सही है फलक? एक Yes, ma'am. यूनिट भी बोल सकते हो आप, एक इकाई भी बोलते हो। कई जगह आपको इसी पेज में एक एकक भी लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, इसी के लिए हम लोगों ने एक इकाई भी बोल सकते हो, यूनिट भी बोल सकते हो, सेल भी बोल सकते हो, छोटा कमरा भी आप बोल सकते हो। और लेकिन फिर आपका जब आगे इनोवेशन जो ये जो खोज थी आगे बढ़ी, तो वैसे आपको पता चला कि सजीव किससे बने होते हैं। अब सजीवों की बारी आई, क्योंकि आपने जो पहला जो कॉर्क देखा था वो निर्जीव था, क्योंकि पेड़ जो होता है, जो कोई भी ट्री होता है, उसका जो बाहरी आवरण होता है ना बेटा, उस बाहरी आवरण को बार्क बोलते हैं, छाल बोलते हैं। बार्क बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में उसको छाल बोलते हैं। और छाल जो है, जो डेड होता है, वो मरा हुआ होता है, उसको आप काट लोगे तो पेड़ को कोई तकलीफ नहीं होगी। एज लाइक का हमारा जो हेयर्स है, हमारा जो बाल है, हमारे जो नेल हैं, उसको कट करने से जिस तरह से हमें कोई तकलीफ नहीं होती है, बिकॉज दे आर द डेड सेल, या मरे हुए सेल हैं। तो अब हम चले आएंगे कि सजीव किससे बने होते हैं। तो सबसे पहले आपका जो ओनियन था, ओनियन जब आप कट करते हो तो एक अंदर में एक पार्ट आता है जो हल्का वाइट होता है, वो पारभासी भी आप बोल सकते हो। तो उसको क्या किया गया, धो दिया गया, धो करके उसको एक स्लाइड पे रखा गया, वाच ग्लास में रख लिया गया। वाच ग्लास में रखकर इसलिए रखा गया कि झिल्ली जो है ना, पड़ी पड़ी सूखे ना, और सूखे से बचाया जा सके, सूखने से बचाया जा सके। फिर कांच की एक स्लाइड ले लिया गया, उस पे उसको धो के उसको रख दिया गया। ओनियन का जो बीच वाला जो क्या बोलते हैं, एक तरीके से जो बीच की झिल्ली मिली थी, अब उस झिल्ली पे क्या किया गया कि पानी की एक बूंद डाली गई, जिससे वो थोड़ा सा क्लियर हो जाए, साफ साफ, ताकि अगर आप देखें कि उस झिल्ली के अंदर में क्या क्या मौजूद है तो वो हम देख पाए। ठीक है, अब वाच ग्लास में रखी झिल्ली के छोटे टुकड़े को स्लाइड पे रख दो। यह ध्यान रखें कि झिल्ली जो है आपकी बिल्कुल सीधी रहे, वो मुड़े नहीं, ताकि मुड़ अगर जाएगी तो आप हर एक चीज को जो झिल्ली के अंदर प्रेजेंट है, झिल्ली के अंदर जो ये रूम बने हुए हैं, इसको आप अच्छे से नहीं देख पाएंगे अगर आपकी झिल्ली मुड़ गई तो। अब एक पतला पेंट ब्रश ले, ताकि इसको आप फैला सके, अच्छे से स्लाइड पे रख सके। उसके बाद एक सेफ्रा माइन आता है, सेफ्रामाइन आता है, केमिकल है, उसका एक बूंद जैसे ही आप मान लो कि ये आपकी झिल्ली है, इस पे डालोगे तो ये पूरा कलरफुल हो जाता है, ये पूरा कलरफुल हो जाएगा। मतलब एक ऐसे कलर में, एक मिनट बेटा, सॉरी। उसके बाद क्या करना है, सेफ्रामाइन जो आप डालते हैं तो वो आपके पूरे जो झिल्ली को एक कलरफुल कंटेंट दे देता है, ताकि इसमें जो भी चीज़ें अगर मान लो वो प्रेजेंट है तो उसका हर एक पार्ट जो झिल्ली में मौजूद है उसको आप देख पाएँ। इसलिए ऐसा किया जाता है, कलर डाल दिया जाता है। कई बार आप लोग जब क्या बोले स्टार्च वाला टेस्ट किए होंगे, तो ये आलू का जो था उस पर आपने आयोडीन सॉल्यूशन डाला होगा। उसके बाद स्लिप से फिर ढक दीजिए। स्लिप कवर से जैसे आप ढकते हो, इसलिए ढका जाता है ताकि हवा उसके अंदर ना घुसे और बुलबुला न बने। इस तरीके से जो बनाया हम लोगों ने, इसको हम अस्थायी स्लाइड कहते हैं। और फिर जब इसको देखोगे आपको, तो ये पूछ रहा है आपने क्या देखा, इस माइक्रोस्कोप से आपको देखना है आपने क्या देखा। क्या आप जो संरचना सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखते हैं उसे कागज पर खींच सकते हैं? हाँ बिल्कुल, ये संरचना हमें ऐसी दिखी थी और इसको हम चाहे तो कागज पे खींच सकते हैं। ठीक है, इस तरीके का कुछ कुछ बना हुआ था और सटा हुआ था, सारा आपस में ऐसे चेम्बर सटे हुए थे। तो ये तो झिल्ली का कोशिकाएं था जो बड़ा था। क्या ये ऐसी दिख रही है 5.2 जैसी? तो हाँ दिख रही है। और हर एक सेल के बीच में एक छोटा सा गाढ़ा पदार्थ था जिसको हम लोगों ने केंद्रक नाम दिया था। यहाँ तक हो गया। अब आपसे पूछता है, अब हम विभिन्न प्रकार की आकार वाली जो प्याज है
विभिन्न प्रकार का जो आकार है, हर एक कई कई बार देखोगे प्याज का आकार अलग अलग होता है, तो हर एक प्याज की जो झिल्ली देखोगे उससे भी आप अलग अलग स्लाइड बना सकते हो। लेकिन क्या पूछ रहा है कि क्या एक समान हम संरचना को देखते हैं? जब प्याज की झिल्ली, ध्यान रखना, जब आप प्याज की झिल्ली का देखेंगे तो उसका संरचना बेटा आपको ऑलमोस्ट एक समान ही दिखेगा। किसकी बात कर रहे हैं हम? प्याज की झिल्ली की बात कर रहे हैं, उसका संरचना लगभग आपको सेम ही दिखेगा, अलग नहीं दिखेगा। अथवा भिन्न भिन्न ये बोल रहा है तो हम सेम देख पाएंगे क्योंकि हम झिल्ली का देख रहे हैं। तो दुनिया में कहीं से भी प्याज लाओ और अगर उसकी झिल्ली का अगर आप स्लाइड देख रहे हैं तो आप ऑलमोस्ट सेम संरचना देखेंगे। ये संरचनाएं क्या है? ठीक है, इसके बाद नीचे में एक दिया था, पता नहीं यहाँ दिया है कि नहीं, आगे दिया है। ये संरचनाएं क्या है? ये सभी संरचनाएं एक जैसी दिखाई देती हैं। ये सभी संरचनाएं आपको जैसे एक जैसी दिखेंगी, लेकिन एक इमेज है नीचे में कहीं दिया था, पता नहीं इसमें दिया है कि नहीं, देना चाहिए था, इसमें नहीं दिया है। एक दो जगह मैंने देखा है, जो प्याज का जो छिलका है ना, प्याज का छिलका होता है ना, रेड रेड, देखे हो आप लोग प्याज का छिलका? यस मैम। यहाँ पे यस मैम। को पता नहीं शायद डिलीट हो गया है और दूसरे में है, मैं शेयर करूंगी आप लोगों को। उसमें देखना, उसमें भी जो प्याज का जो रेड वाला छिलका आता है ना, उसका भी वहाँ पे सेक्शन देखा गया है, स्लाइड देखा गया है। तो वो भी बेटा ऑलमोस्ट आपको थोड़ा अजीब सा दिखेगा, बड़ा बड़ा दिखेगा और ऑलमोस्ट इससे मिलता जुलता ही दिखेगा, मतलब लेकिन पूरा नहीं मिलेगा। एकदम इसकी कॉपी अगर चाहोगे कि जो प्याज का रेड वाला छिलका है उस तरीके से ये पूरा एकदम कॉपी दिखे इसकी झिल्ली जैसा, तो एकदम झिल्ली के जैसा आपको हूबहू नहीं दिखेगा, बस बट हाँ ऑलमोस्ट सेम दिखेगा। कह सकते हैं कि समान है बट पूरी तरीके से नहीं। समझ गए मेरी बात को? समझ रहे हो मेरी बात को? यस मैम। पलक, खुशबू, स्वेच्छा, समझ रहे हो? यस मैम। हाँ, मेन हमको आपको ही समझाना था स्वेच्छा। ये सभी संरचनाएं आपको एक समान दिखेंगी, पूरी तरीके से नहीं लेकिन हाँ समान दिखेंगी, क्योंकि ऐसा ही चेम्बर आपको ऑलमोस्ट दिखेगा, थोड़ा सा डिफरेंट चेम्बर आपको सब में दिखेगा, केंद्रक सब में दिखेगा, तो हाँ समान दिखेंगी। ये सभी मिलकर एक बड़ी संरचना सल्ककंद बनाते हैं, जैसे कि प्याज। इस एक्टिविटी से हमें पता चलता है कि विभिन्न आकार के प्याज में सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर एक जैसी संरचनाएं दिखाई देती हैं। प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं एक समान है। अगर प्याज का झिल्ली अगर आप, मैंने फिर उससे पहले जस्ट रिपीट किया था कि प्याज का झिल्ली अगर आप देख रहे हैं तो उसकी संरचनाएं, उसकी जो कोशिकाएं हैं एक समान आपको दिखाई देंगी, लेकिन प्याज का जो छिलका है उसका अगर आप देखते हो उसका आपको ऑलमोस्ट सेम दिखाई देगा। कहीं से भी छिलका उतार के लाओ, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, घर से, बाहर से, कहीं से भी लाओ, प्याज के आकार से इसका कोई संबंध नहीं है। मतलब वो जो इंटरनल झिल्ली का जो सेल है उसके प्याज के आकार से, जैसे कई बार प्याज देखोगी लंबा लंबा भी तुमको प्याज जैसा दिखेगा और गोल भी दिखेगा, थोड़ा सा लंबा रहता है, पूरा इस तरीके से लंबा नहीं रहता है, मतलब थोड़ा सा अजीब टाइप से रहेगा ऐसा। तो उससे इसका कोई लेना देना नहीं है, इसकी संरचना, आंतरिक संरचना का। जो कोशिका देखी हम लोगों ने अब तक वो आंतरिक संरचना थी। ये छोटी छोटी संरचनाएं, ये छोटी छोटी संरचनाएं जो हम देख रहे हैं, सल्ककंद प्याज की मूलभूत इकाई है। ये सभी जो भी संरचनाएं आप देख रहे हो प्याज की, यानी कि सल्ककंद की, बार बार प्याज को सल्ककंद कहा गया है, याद रखिएगा। इसकी मूलभूत इकाई क्या है? ये जो छोटा सा ऐसा चैम्बर बना हुआ आप हर बार देख रहे हो, ये जो कमरा देखे हो, ये मूलभूत इकाई है, बेसिक यूनिट है, इसी को मूलभूत इकाई कहा गया है, यानी कि बेसिक यूनिट, बेसिक यूनिट कहा गया है। ठीक है, याद रखिएगा। इन संरचनाओं की इन संरचनाओं को हम क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। और न केवल प्याज बल्कि जितने भी जीव जंतु मौजूद हैं आपके आसपास दिखते हैं, वे सभी कोशिकाओं से ही बने होते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? सबको पता है यहाँ तक, है ना? मैंने दोबारा रिपीट किया है ना? ठीक है, और यहाँ से आगे अगर कोई कंफ्यूजन, आपका जीव जंतु, आपके आसपास जो पेड़ पौधे हैं वे सारे कोशिकाओं से बने हैं। हाँ, ये बात अलग है कि कुछ जो जीव है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, स्ट्रक्चरल का मतलब हो गया, समझा देते अभी कि, लेकिन एक साइड क्या होता है कि कुछ जो जीव है, कुछ जो एनिमल्स हैं वो एक सेल के बने हैं, उनका पूरा शरीर एक सेल का बना है, और नीचे में स्ट्रक्चर ऐसा दिया हुआ है, 2-4 इमेज दिए हैं, जैसे कि नाम है इनका अमीबा, क्लाइमिडोमोनास, पैरामीशियम और बैक्टीरिया। ये सभी बने हैं सिंगल सेल से, और इनके लाइफ में जो भी काम होता है, मतलब कि इनके जन्म से लेकर के, मतलब बच्चे उत्पन्न करना, अपने जैसे खाना खाना, एक्सक्रीशन करना, मतलब न्यूट्रिशन, बॉडी से वेस्ट निकालना खाना पचने के बाद, फिर सांस लेने का काम, ये सारा काम एक सेल से होता है इन जीवों में। ठीक है,
तो कहने का मतलब है जब एक एक जीव कोई भी जीव है जिसका शरीर एक सेल से बना है, उसको हम यूनिसेलुलर या एक कोशिकीय जीव कहते हैं। ठीक है, नीचे में दिया हुआ है, अभी देख लेते हैं। यहाँ तक हो चुका था, यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है इन सजीवों को एक कोशिकीय जीव कहते हैं। ये जो आप अभी नाम पढ़े हो, क्योंकि यह पता चलता है जब जो बड़ा सा एक लेंस आविष्कार हो गया था जो अच्छे से देख सकता था किसी भी चीज को, आवर्धक लेंस बोलते हैं। उसके खोज के बाद, जब आविष्कार के बाद जब देखा गया, जीवों के बारे में स्टडी की गई, तो पता चला कि एकमात्र कोशिका स्वयं में ही एक संपूर्ण जीव हो सकती है। कई बार एक सेल जो है आपका, पूरा जो एक सेल है, ऐसे पूरा जो एक सेल है पूरा एक जीव भी बना देता है, एक एनिमल भी बना देता है। तो कई बार वही लिखा गया यहाँ से कि एकमात्र कोशिका भी स्वयं में एक संपूर्ण जीव है। जैसे इन सब का नाम दिया गया है अमीबा, क्लैमिडोमोनास, पैरामीशियम, बैक्टीरिया। ठीक है, इन सजीवों को एक कोशिकीय जीव कहते हैं। ये जो अभी नाम पढ़ा आपने, एक कोशिकीय जीव है। इसके अतिरिक्त जस्ट अपोजिट ऐसे भी जीव है जो बहुत सारा, मोर देन एक सेल, यानी एक सेल से ज्यादा उनका शरीर बना होता है, जैसे कि हम इंसान, पौधे, जानवर। ठीक है, हाँ, उनको यूनिसेलुलर कहते हैं। और यही एक कोशिकीय जीव को बेटा यूनिसेलुलर एनिमल या ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। ठीक है, स्पेलिंग देख लीजिएगा। और जस्ट अपोजिट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से बना होता है और उनके शरीर में बहुत सारा ऑर्गन सिस्टम काम करता है अलग अलग काम को करने के लिए। जैसे हमारा न्यूट्रिशन का काम करता है तो अलग एक ऑर्गन का ग्रुप है, वो न्यूट्रिशन का काम करता है। डाइजेशन का काम, मतलब एक्सक्रीशन का काम या पचा हुआ जो भोजन निकालने का काम है, वो अलग ऑर्गन सिस्टम काम करता है। साथ साथ रिप्रोडक्शन, जैसे बेबी को उत्पन्न करने का काम भी हमारे बॉडी में एक अलग ऑर्गन सिस्टम है, वो काम करता है। अब देखते हैं कैसे समझाते हैं। इसलिए हमारे जो बॉडी में बहुत सारा अंग होता है और हर एक अंग का निर्माण जो है उसमें बहुत सारे सेल मिल करके एक अंग का निर्माण करते हैं। इसके कुछ उदाहरण है, जैसे कि फंजाई मल्टी सेलुलर है, यानी बहुकोशिकीय है। जो मशरूम आप खाते हो वो कवक है। प्लांट और जंतु। क्या हम कुछ और एक कोशिकीय जीवों के नाम पता कर सकते हैं या बता सकते हैं? हाँ, एक है युग्लिना। पता नहीं इसमें इमेज क्यों नहीं दिया, मैंने पढ़ा था तो इमेज था। हम दूसरा पीडीएफ एक बार आपको सेंड कर देंगे। प्रत्येक बहुकोशिकीय जीव एक ही कोशिका से विकसित हुआ है। हाँ, लेकिन अब ये बोलो, जैसे कि हम मान लो कि हम हैं, आप हैं, आप सबका विकास एक सेल से ही हुआ है और उस सेल का नाम है क्या? जाइगोट। ठीक है, जाइगोट, जिसको युग्मनज भी बोलते हैं। ठीक है, और युग्मनज से हम सब का निर्माण हुआ है। लेकिन आज हम जो बने हैं, आप जो बने हैं, वो मल्टी सेलुलर हैं, यानी कि बहुकोशिकीय हो गए हैं। ऐसा क्यों हुआ है आप पूछेंगी ना कि मैम एक सेल से बने हैं तो इतना सेल कैसे हुआ? क्योंकि हमारे सेल में डिवीजन होता गया। सेल डिवीजन का नाम सुने होंगे आप, कोशिका विभाजन सुने होंगे। हमारे शरीर में ये विभाजन होता रहा और ये फिर 2 बना, फिर ऐसे ऐसे करके 4 बना, है ना, ऐसे करके फिर बाद में बना, फिर बहुत सारा सेल बन गया, बहुत सारा सेल बन गया आपके बॉडी में। इसी वजह से आज हम मल्टी सेलुलर दिखते हैं। समझ में आया शिक्षा? यस मैम। हाँ, और अब आप पूछेंगी कि मैम ये सेल डिवीजन कैसे होता है? तो जो पहले से कोशिका आपके पास प्रेजेंट है, पहले वाली कोशिका, यानी कि पूर्ववर्ती, यहाँ लिखा है ना, एक मिनट, ये पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही नई कोशिकाओं का जन्म होता है। यानी जो कोशिका आपके बॉडी में पहले से प्रेजेंट है उनसे ही नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ पे अब हम चले आते हैं, ये वाला पार्ट हम पढ़ चुके थे तो हम इसको छोड़ देंगे। या आप पढ़िएगा बेटा, आपको समझ में आ जाएगा कि कब कब आविष्कार हुआ था। यहाँ पे पूछा गया था एक चीज कि हम पत्ती, मान लो कि आपका जो हाँ, सेल डिवीजन कहते हैं, बहुत अच्छा बोला आप। किसी भी प्लांट का लीफ लेते हैं, पत्ती लेते हैं, उसका झिल्ली देखोगे तो उसका स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा? प्याज की जो रूट है उसका स्ट्रक्चर, अथवा विभिन्न आकार के प्याज की झिल्ली की अस्थायी स्लाइड बना सकते हैं। बना सकते हैं? हाँ, बना सकते हैं। हाँ, मैं बना सकती हूँ, आप भी बना सकते हैं। क्या सभी कोशिकाएं आकार तथा आकृति की दृष्टि से एक जैसे दिखाई देती हैं? क्या सारा कोशिका ऑलमोस्ट सेम दिखेगा, लेकिन हाँ पूरी तरीके से एकदम नहीं मिलेगा? जैसे जड़ का जब आप सेल देखते हैं तो क्या पूरा जड़ का सेल आपको पूरे प्लांट के लीफ सेल से मिलेगा? नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत वेरिएशन मिल सकता है। अब वो लीफ है, पत्ती है, तो उसमें स्टोमाटा प्रेजेंट होगा, तो जरूरी तो नहीं है कि आपके रूट में भी स्टोमाटा हो। हाँ, स्टोमाटा ही बोलते हैं ना, यही बोलते हैं ना जी? मैम वो बंद होता है ना जी बोलो फलक, कुछ बोल रहे थे, ना ना आवाज नहीं आ रही है क्लियर, आप मैसेज कर दो।
वो रंध्र कह रही हैं स्टोमेटा को। हाँ, रंध्र रंध्र, हाँ हिंदी में उसको बेटा रंध्र लिखते हैं ऐसे, रंध्र लिखते हैं ऐसे, स्टोमाटा बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। क्या सभी कोशिकाओं की संरचना एक जैसी दिखाई देगी? जितना भी कोशिका देखोगे ऑलमोस्ट आपको ऑलमोस्ट सेम दिखेगा, लेकिन पता नहीं इसमें क्यों नहीं बता। जैसे कि आप जब अभी जो आप देखे हो, एक आपको जो दिखाया गया है ऊपर में, यहीं पे बताते हैं। यहाँ पे जो आप इसको देखे हो, थोड़ा ध्यान से देखना, 1 मिनट क्लियर हो जाएगा। ये तो आप प्याज की झिल्ली की देखे हो, एक जगह था बुक में ही था, ये आप राहुल चले गए, अच्छा, ये एक जगह आप देखोगे ना, ऐसा संरचना बना हुआ था, ऐसे आपस में जुड़ा था और पतला पतला था, बहुत पतला था, बहुत पतला, और ऐसे बहुत सारा बना हुआ था, ठीक है। और वो था प्याज का जो तिल है, जो रेड वाला होता है, उसकी संरचना थी। ये किसकी संरचना है? प्याज के छिलके की, प्याज के पील की, मैं लिख देती हूँ पील, उसका है संरचना था एकदम ऐसा। मेरे पास है, हम फोटो खिंचवा के आपको भेज देंगे। और फिर उसके बाद जैसे आपका घर जो बना है, घर में जो दीवारें हैं, दीवारों में जो छोटे छोटे ईंट हैं, वो कैसे हैं? जैसे मान लो ये आपका कमरे का दीवार है, तो दीवार में ईंट बेटा ऐसे ही होता है ना, ऐसे ही होता है ना, बोलो ना भाई, कोई तो बोलो। Yes, ma'am. ईंट होता है ना, तो ऑलमोस्ट आपको थोड़ा थोड़ा तो पूरा लगेगा कि हाँ मैम एकदम सेम है, लेकिन हाँ बिल्कुल बेटा आपको सेम नहीं दिखेगा, बिल्कुल नहीं सेम दिखेगा, कि शेप साइज थोड़ी बहुत अंतर दिख जाएगी। जैसे कि ये पूरा ईंट का संरचना है तो थोड़ा अलग है, ये झिल्ली का है थोड़ा अलग है, प्याज के पील का है तो थोड़ा अलग है, थोड़ा बहुत वेरिएशन दिखेगा, हाँ। लेकिन ये जो चेम्बर है आपको सब में प्रेजेंट मिलेगा, सब में प्रेजेंट मिलेगा, और सबके सेंटर में क्या मिलेगा आपको? नाभिक यानी कि केंद्रक मिलेगा। हाँ, ये नहीं बोल सकते कि हम किसी भी चीज का उठा के देख ले तो सेल की संरचना ऑलमोस्ट सेम दिखेगी, ऑलमोस्ट नहीं, बट हाँ थोड़ी बहुत आराम से संरचना आपको समान दिख, एक समान दिख जाएगी। समझ गए मेरे बात को? कोई कंफ्यूजन है तो बता दो, बोलो। Ma'am. ठीक है। क्या पादप के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली कोशिकाओं में कोई अंतर है? अब आप ही लोग बताइए, अगर ऊपर का जो सूट है उसका आप देखते हैं और नीचे का रूट है उसका आप कोशिका देखेंगे, तो दोनों में अंतर होगा या नहीं? बोलो, बोलो ना। होगा मैम। हाँ, आपको थोड़ा बहुत वेरिएशन देखने को मिल जाएगा। जैसे बोला कि चेम्बर आप देखोगे तो चेम्बर आपको दिखेगा, नो डाउट कि सेल में चेम्बर मौजूद होगा और उसके अंदर न्यूक्लियस होगा यानी केंद्रक होगा, बट हाँ रूट का आप देख रहे हैं तो थोड़ा बहुत आपको अलग दिखेगा, सूट का देख रहे हैं तो अलग दिखेगा, ठीक है। हमें कोशिकाओं में क्या समानता दिखाई देती है? ये समानता दिखाई देती है कि प्रत्येक में केंद्रक मौजूद है, साथ साथ वो जो हर एक जो सेल है उसकी संरचना एक दूसरे से काफी मिलती जुलती दिखाई देती है, एक जो कमरा है वो। कुछ जीवों में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं भी हो सकती हैं, ठीक है, अलग अलग जीवों में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है। जैसे कि हम इंसान है, इंसान के अंदर ही देख लो कैसा कैसा आपको प्रेजेंट है। यहाँ पे न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन के बारे में पूरा डिलीट किया हुआ, न्यूरॉन तो सब जानते हैं, ऐसा ही कुछ होता है। ये न्यूरॉन है जिसको तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। ऐसा सेल भी हमारे बॉडी में है, ब्लड सेल भी आपके बॉडी में है, चिकनी पेशी भी आपके बॉडी में है, ये सब आपके बॉडी में है, ठीक है। ये सब तो कल ही बता दिया था मैंने। यहाँ तक कोई डाउट है? ये आपके कहने का मतलब कि एक ही इंसान में एक बॉडी में इतने टाइप के सेल पाए जाते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि एक ही इंसान है हम, और हमारे अंदर इतने टाइप्स के सेल हैं, तो क्या सब इन सब की संरचना आपको एक जैसी दिख रही है? दिख रही है? नहीं मैम। नहीं दिख रही है, थोड़ा बहुत वेरिएशन है, हाँ। लेकिन आपको सब में केंद्रक यहाँ प्रेजेंट मिल जाएगा, केंद्रक यानी न्यूक्लियस मिलेगा। ये मानव शरीर की विभिन्न कोशिकाएं हैं, ठीक है। कोशिकाओं की आकृति तथा आकार उनके विशिष्ट कार्यों के अनुरूप होते हैं। अब आप पूछेंगे कि मैम कोशिकाओं का जो आकृति है ये क्यों अलग अलग है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू इनके फंक्शन, इनके काम के हिसाब से इनका जो आकार है, इनका जो संरचना है अलग अलग होता है, ठीक है। आपके न्यूरॉन सेल्स हैं तो न्यूरॉन सेल्स ऐसे हैं, आपका फैट सेल ऐसा है, ठीक है। इसलिए सब एक दूसरे से अलग है। और क्यों बोलते हैं हम कोशिका को कार्यात्मक या संरचनात्मक इकाई? देखो, क्योंकि आपका जब सेल बॉडी में इकट्ठा होता है, सेल से क्या क्या बनता है यहाँ लिख देते हैं। आपका जब सेल का ग्रुप बनेगा तो सेल के ग्रुप से क्या बनेगा? बोलो, सेल जब मिल जाएगा, ग्रुप ऑफ सेल को क्या बोलते हैं? जल्दी जल्दी बोलो। टिश्यू बोलते हैं। टिश्यू पूरा जमा होके क्या बनाता है? बोलो ना। ऑर्गन बनाता है। ऑर्गन पूरा जमा होके बहुत सारा ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम मिलके पूरा आपका एक बॉडी बना देता है। सही बोल रहे हैं ना? इसको हम बोलेंगे, हिंदी वालों देख लो, कोशिका। कोशिका से क्या बना? उत्तक। उत्तक
ये उत्तक में ऐसा नहीं होता, सॉरी। उत्तक, उत्तक के बाद क्या बनेगा? अंग। अंग के क्या बाद बनेगा? अंग तंत्र। और अंग तंत्र से एक पूरा शरीर बनता है। तो इसी तरीके से अब आपसे हम कभी पूछेंगे कि ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या बोलते हैं, तो टिश्यू। ग्रुप ऑफ टिश्यू को क्या बोलते हैं? ऑर्गेन। यानी कि बहुत सारे कोशिकाओं के समूह से मिलके एक उत्तक बनता है, और बहुत सारा फिर उत्तक मिलके आपका एक ऑर्गेन बनाता है, और फिर बहुत सारे ऑर्गेन मिलकर के आपका ऑर्गेन सिस्टम बनाते हैं। और फिर पूरा ऑर्गेन सिस्टम बहुत सारा, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सारे सिस्टम मिलके एक पूरे ह्यूमन बॉडी का निर्माण करते हैं। समझ में आया? क्लियर है कंसेप्ट? ठीक है। Yes, ma'am. और ये सेल का स्ट्रक्चर आपके बॉडी में जितना नंबर ऑफ सेल होगा, जितना ज्यादा आपके बॉडी में सेल होगा, उतना ही आपका स्ट्रक्चर, वैसा ही आपकी संरचना होगी। किसी के बॉडी में मान लो कि कम संख्या में सेल है, इसका मतलब कि वो पतला दुबला आपको दिखेगा। कोई ज्यादा सेल डिवीजन वाला ज्यादा सेल है जिसके बॉडी में, वो आपको बल्कि यानी मोटा दिखेगा। दिखेगा ना? दिखेगा कि नहीं दिखेगा? जाहिर सी बात है, दिखेगा। इसलिए बोलते हैं कि ये सेल जो है किसी भी बॉडी को संरचना देता है। मान लो कि कोई दुबला पतला है, तो इसका सेल कहीं ना कहीं कम होगा कि ये फैट मैन वाले इंसान की अपेक्षा में, इसलिए इसको संरचनात्मक भी बोला गया कि संरचनात्मक यूनिट है। अब आप बोलेंगे कि कार्यात्मक क्यों है? तो जब हम कुछ भी खाते हैं तो काम कहाँ तक होता है? कोशिका, हमारे बॉडी में कोशिका, तो कुछ छोटी से छोटी कोशिका तक वो काम होता है, इसलिए बोलते हैं कि कार्यात्मक इकाई है। क्योंकि जब आप खाते हो और बॉडी में ग्लूकोज बनता है, वो ग्लूकोज हमारा कोशिका तक जाता है, क्योंकि हमारे बॉडी में जब कोशिका काम करती है ना, तभी एनर्जी बनता है। समझ गए? तो कोशिका तक काम होता है ग्लूकोज के ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा, ऑक्सीजन सप्लाई के द्वारा। ठीक है, इसलिए इसको कार्यात्मक भी बोला गया है। कुछ कोशिकाएं अपना आकार बदलती रहती हैं, बहुत सारी कोशिकाएं हैं वो अपना आकार बदलती रहती हैं। जैसे कि अमीबा की ही बात कर लो, एक कोशिकीय जीव है। अगर मान लो इसकी संरचना आपको ऐसे ऐसे दिख रही है, थोड़े देर में ये क्या करेगा? अपना आकार ऐसा बदल लेगा। बदल लेगा कि नहीं? ये इसका न्यूक्लियस है, बोलो बदल लेगा। फिर थोड़ी देर में देखोगे तो ऐसा ऐसा होके ऐसे ऐसे हो जाएगा, क्योंकि इसको अब डिवाइड होना है ना, इसकी मर्जी। ये अपना सेल का जो पूरा शेप और साइज है चेंज करता रहता है। कुछ जीवों में कोशिका का आकार लगभग स्थिर रहता है, जैसे कि हम लोगों में हो गया, और प्रत्येक प्रकार की कोशिका के लिए विशिष्ट होता है। और कुछ लोगों में, जैसे कि आपका पेशी का सेल है, यानी मस्कुलर सेल है, आपका जो फैट सेल है, आपका जो ब्लड सेल है, उसका स्पेसिफिक शेप और साइज फिक्स है। उदाहरण के लिए तंत्रिका की कोशिका, न्यूरॉन, जो आप देखे हो, न्यूरॉन्स जो कोशिका है उसका साइज आपको फिक्स ही आपको दिखेगा। प्रत्येक जीवित कोशिका में कुछ मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है। हर एक छोटे से छोटे सेल में कुछ बेसिक काम करने की क्षमता होती है। ये अंडाणु का अपना काम है, ये शुक्राणु का अपना काम है, ये न्यूरॉन्स का अपना काम है कि आपकी बॉडी के अंदर मैसेज को सेंड करता है पूरे पार्ट्स में। ये ब्लड सेल का अलग अलग काम है, तो हर एक सेल का अपना काम है, जो सभी सजीवों का गुण है। यही हमारा क्वालिटी है हर एक मतलब सजीव का, कि उसके बॉडी में जितने भी सेल हैं वो अलग अलग काम को करते हैं। एक जीवित कोशिका ये मूलभूत कार्य कैसे करती है? कोई भी एक जीवित सेल है, आपके अंदर बहुत सारा जीवित सेल है, वो कैसे काम करती है? हम जानते हैं कि बहुकोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन होता है। श्रम विभाजन का मतलब, जैसे कि आपके बॉडी का जो फैट का काम है, फैट स्टोरेज का काम करेगा फैट सेल, ब्लड का काम करेगा ब्लड सेल, मसल्स बनाने का काम करेगा मस्कुलर सेल्स, बच्चे पैदा करने का काम करेगा अंडाणु और शुक्राणु मिलकर। तो वो अलग अलग श्रम विभाजन का मतलब है, कुछ काम आप करेंगे, कुछ काम वो करेगा, कुछ काम ये करेंगे। जैसे हमारे सोसाइटी में बहुत तरीके का काम होता है, तो हर एक काम हर लोग तो नहीं करता। जैसे कॉबलर यानी मोची, वो आपकी टूटी हुई चप्पल बना देगा, सैंडल बना देगा, शूज बना देगा। एक टेलर आपके कपड़े को बना देगा, ठीक है। फिर एट द सेम टाइम आप किसके पास चले जाओ, क्या बोलूं, जो किसान है वो भोजन का एक तरीके से काम कर रहा है की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो कि आपका है माइटोकॉन्ड्रिया है ना, माइटोकॉन्ड्रिया। फिर है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर आपका हो जाएगा प्लास्टिड्स, ऐसा कुछ हो गया, वैक्यूल्स हो गया, और बहुत सारे राइबोसोम हो गए, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, बहुत सारे राइबोसोम हो गए। तो हर एक ये जो संरचनाएं देख रहे हो जो आपके कोशिका में मौजूद है, इसी संरचनाओं को हम कोशिकांग कहते हैं, जो कि प्रत्येक कोशिका में मौजूद होता है। वही यहाँ लिखा है, दूसरे ब्लैक पेन से कर देते हैं कि ऐसी प्रत्येक कोशिका में कुछ विशिष्ट घटक होते हैं जिसे हम
कोशिकांग कहते हैं। अब पूछोगे मैम, तो हाँ मैम इनका क्या काम है? अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? एक तरीके से एटीपी का फॉर्मेशन करता है, जिसको ऊर्जा ग्रीव बोलते हैं, जो ऊर्जा देता है एक तरीके से। लाइसोसोम क्या करता है? बॉडी में जो एक तरीके से बाहर के कुछ गंदे पदार्थ आते हैं उसको खा करके साफ सफाई का काम करता है। फिर इसी तरीके से राइबोसोम क्या करता है? तो प्रोटीन ही राइबोसोम होता है, छोटा छोटा डॉट डॉट जैसा स्ट्रक्चर होता है, ऐसा ऐसा होता है, वो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है, यानी प्रोटीन बनाता है। तो हो गया ना, आपके एक छोटे से सेल में, एक सिंगल सेल में इतना सारा घटक मौजूद होता है जो अलग अलग काम को करता है। ऐसा गोल सा वैक्यूल्स होगा जिसमें बहुत सारे लिक्विड स्टोर होते हैं एक तरीके से खाने के लिए। ठीक है, तो आप समझ में आ गया होगा कि आखिर एक सेल का जीव कैसे काम करता है। प्रत्येक कोशिकांग एक विशिष्ट काम को करता है। हर एक कोशिकांग जो है वो अलग अलग काम करता है। जैसे कोशिका में नए पदार्थ का निर्माण करना, नया कुछ बनाना, फिर बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल हो गया है, जैसे खाने के बाद जो मल मूत्र बना, उसको निकालने का काम भी करता है। इन कोशिकांगों के कारण ही, इन सभी कोशिकांगों के कारण ही एक कोशिका जीवित रहती है। अगर आपके बॉडी में मान लो कि खाना आप खा रहे हो लेकिन निकालने का कोई प्रोसेस नहीं हो, तो आप क्या जीवित रह पाओगे? नहीं रह पाओगे। जैसे एक दिन क्या होता है, एक दिन अगर आप टॉयलेट या बाथरूम फ्रेश नहीं हो पाया है तो आपका पूरा दिन लगेगा कि हैक्टिक टाइप से, आप बेचैन रहेंगे, कुछ खाएंगे ताकि आप अच्छा फील करें और आप अच्छे से मतलब फ्रेश हो जाए, है ना। तो इसलिए होता है ऐसा, क्योंकि ये जो बॉडी बनाया गया है कि इन तो हो, खाइए तो, लेकिन उसको बाहर आउट भी करना है आफ्टर डाइजेशन। तो ये सभी काम करती है ताकि हमारा जो शरीर है वो जीवित रह सके, चाहे वो सिंगल सेल की बात करें या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, और अपने सभी काम को करती है। ये कोशिकांग मिलकर एक मूलभूत इकाई बनाते हैं, एक बेसिक यूनिट बनाते हैं। ये सारे जो कोशिकांग है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, बहुत सारी चीजें, जिसे कोशिका कहते हैं। ये बड़ा रुचिकर है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि सभी कोशिकाओं में एक ही प्रकार के कोशिकांग होते हैं। ऑलमोस्ट सारे जो कोशिका निकाल के देखोगे, जितना भी कोशिका देखोगे उसमें आपको केंद्रक मौजूद मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, फिर आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, है ना, राइबोसोम प्रेजेंट होगा। एक दो चीजों का डिफरेंस होता है जो आपको आगे पढ़ना है, ठीक है, लेकिन सभी कोशिकाओं में एक ही प्रकार के कोशिकांग मौजूद होंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके काम क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके क्या काम है अथवा वे किस जीव में पाया जा रहा है। ये अमीबा में पाया जा रहा है, पैरामीशियम में, या हम में पाया जा रहा है। हम में भी पाया जाता है सेल, तो सेल में इसी टाइप के कोशिकांग हमारे बॉडी में भी, इवन मानव में भी कोशिकांग में जो बहुत सारा सेल का जो घटक है उसको कोशिकांग बोलते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम इत्यादि प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये आप कोशिका किससे बनी होती है, ये आप चीजों को देखना है, थोड़ा सा देख लेते हैं जल्दी जल्दी। यहाँ पे क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किसने की और कैसे की थी? जल्दी बताओ तो, बताओ। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1600। हाँ बोलो 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 फलक। वेट कर रहे हैं, बोलो। कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने एक जो पेड़ था, पेड़ की छाल पे किया था। ठीक है, उन्होंने कॉर्क को काट के उसका सेक्शन देखा था माइक्रोस्कोप के द्वारा, जो सूक्ष्म सेल्फ मेड था माइक्रोस्कोप, उस पे देखा तो उसको ऐसे चेम्बर दिखा और चेम्बर में छोटे छोटे कोष्ठक दिखे जिनका नाम उन्होंने सेल रखा था। नहीं बेटा, थोड़ा सा आ रहा था फिर आप चुप हो गए तो नहीं आया। कोशिका को जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्यों कहते हैं? क्योंकि सेल जो है हमारे बॉडी को स्ट्रक्चर देता है, एक शेप और साइज देता है, इसलिए हम इसको संरचनात्मक बोलते हैं। अब बोलोगे क्रियात्मक क्यों बोलते हैं? क्रिया का मतलब क्या होता है? काम करने वाला। तो काम करने वाला इसलिए बोलते हैं कि हर एक जो सेल में बहुत सारा जो चीज होता है, जो ऑर्गेनेल्स होता है, जिसको कोशिकांग बोलते हैं, वो हर एक सेल अलग अलग काम को करता है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? क्रियात्मक इकाई भी। जैसे न्यूरॉन सेल का अलग काम है, आपके शुक्राणु का अलग काम है, अंडाणु का अलग काम है, ब्लड सेल्स का अलग काम है, इसलिए हम इसको क्रियात्मक इकाई भी बोलते हैं। अब हम चले आते हैं यहाँ पे, कोशिका किससे बनी होती है? कोशिका का संरचनात्मक संगठन क्या है? ये पूछ रहे हैं कि कोशिका के बारे में, ठीक है अभी तक पढ़ लिए कि, लेकिन अब बनी किससे होती है और इसका जो संरचना है, जैसे मान लो कि ये संरचना है गोल, तो इसकी संरचनात्मक संगठन क्या है, इसको बनने में क्या क्या चीजों का यूज किया गया है। हमने देखा है कि कोशिका में विशिष्ट घटक होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जिसे हम कोशिकांग कहते हैं। कोशिकांगों के नाम बताओ, 2-3 कोशिकांगों के नाम बताओ। अभी बताया था मैंने बार बार।
स्वेच्छा आप ही बताइए। क्या मैम क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। कोशिका में जो बहुत सारा कोशिकांग होता है उनके नाम बताओ। मैम नहीं पता है। अभी तो बेटा बताए थे ना, ये जो कोशिका होता है इसमें बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स के ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, फिर आपका वैक्यूल्स हो गया, राइबोसोम हो गया। बताया था कि नहीं बताया था? ये यस मैम। कोशिकांग है। आप अगर ध्यान ही नहीं देंगे और सीखेंगे ही नहीं तो पूरा हम रिपीट किए, शायद इसी वजह से कुछ बच्चे चले गए। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा। अब कल से हम रिपीट नहीं करेंगे। कोशिका कैसे संगठित होती है, यानी कि कैसे बनी होती है, कैसे ऑर्गेनाइज होती है, क्या क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बहुत सारी चीजें जो फलक बता रही है। यदि हम कोशिका का अध्ययन सूक्ष्मदर्शी से करें तो हमें लगभग प्रत्येक कोशिकाओं में 3 गुण दिखाई देगा। 3 गुण आपको हर एक कोशिका में दिखाई देगा। पहला, प्लाज्मा झिल्ली। ये जो बाहर का जो स्ट्रक्चर है उसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा झिल्ली, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पे नहीं दिखेगा, आगे अगर स्पेस होगा तो फिर से बता देंगे। और बीच में आ जाएगा एक छोटा सा केंद्रक, ऐसा गोल जैसा बना होगा, जिसको हम केंद्रक बोलते हैं। फिर आपका आ जाएगा कोशिका द्रव। ये जो केंद्रक है उसमें भी कोशिका द्रव होता है, छोटा छोटा। इसमें भी बहुत सारा सेमी लिक्विड होता है, लिक्विड जैसा सब्सटेंस, जिसको हम एक तरीके से न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, केंद्रक द्रव्य बोलते हैं। और आपके सेल के अंदर भी लिक्विड सब्सटेंस भरा रहता है, और इन दोनों द्रव्यों को मिला के हम उसको क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य। क्या बोलेंगे? कोशिका द्रव्य, सॉरी, जीव द्रव्य। ठीक है, दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? दोनों को एक साथ क्या बोलते हैं फलक? दोनों को जीव द्रव्य बोलेंगे। लेकिन अगर सेल के अंदर का पूछा जाए तो सेल कोशिका द्रव्य, केंद्रक के अंदर का पूछा जाए तो केंद्रक द्रव्य या न्यूक्लियोप्लाज्म भी बोलते हैं। लेकिन दोनों को एक साथ बेटा जीव द्रव्य कहा गया है। समझ रहे हो गुड़िया? ठीक है, रिपीट करिए फिर से। जो आपका सेल के अंदर जो लिक्विड जैसा सेमी लिक्विड सब्सटेंस होता है उसको हम बोलते हैं कोशिका द्रव्य। ठीक है, लेकिन आपके न्यूक्लियस के अंदर यानी केंद्रक के अंदर जो लिक्विड जैसा सब्सटेंस होता है उसको हम बोलते हैं केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य बोलो या न्यूक्लियोप्लाज्म बोलो। ठीक है, अब दोनों को बोलेंगे साथ में। अगर कोई बोल रहा है कि जीव द्रव्य, तो जीव द्रव्य दोनों हो गया, केंद्रक आपके साइटोप्लाज्म के अंदर और केंद्रक के अंदर, दोनों के अंदर को हम जीव द्रव्य बोलेंगे। ठीक है, यस समझ में आया? हाँ, स्वेच्छा समझ में आया ध्यान से? यस मैम। ठीक है, तो ये 3 चीजें जो हैं आपको किसी भी कोशिका में मिल जाएंगे। लगभग, ऑलमोस्ट, लगभग का मतलब हो गया कि ऑलमोस्ट, मतलब हर एक सेल में आपको ये सिमिलरिटी नहीं दिखेगी, ये समानता नहीं दिखेगी, लेकिन बहुत सारे सेल में, लगभग प्रत्येक सेल में ये 3 गुण आपको जरूर दिखाई देंगे। कि बाहर के आवरण को हम प्लाज्मा झिल्ली बोलते हैं, ये बीच वाले को केंद्रक बोलेंगे और साइटोप्लाज्म बोलते हैं। कोशिका के अंदर होने वाले समस्त क्रियाकलाप तथा उनकी बाह्य पर्यावरण से पारस्परिक क्रिया इन्हीं गुणों के कारण संभव है। ये जो गुण है इन्हीं की वजह से, मतलब जो इन्वायरमेंट से जो इनका रिलेशन है, एक तरीके से कोऑर्डिनेशन है, कैसे काम करना है, ये सारा क्रिया इन्हीं के कारण संभव हो पाता है। अब आप चले आते हैं प्लाज्मा झिल्ली। जितना टाइम हो उतना में हम करने की कोशिश करेंगे। प्लाज्मा झिल्ली और कोशिका झिल्ली किसे कहते हैं? एक चीज याद रखना, यहाँ 2 नाम दिया है, प्लाज्मा झिल्ली। और प्लाज्मा झिल्ली का हिंदी नाम क्या है? स्वेच्छा, हम आप ही से पूछेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है इसका मतलब है आप अटेंशन नहीं दे रहे हो। प्लाज्मा झिल्ली का दूसरा हिंदी नाम क्या है? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, ये दोनों एक ही नाम है। कई बार आपको ये दे देगा, कई बार एग्जाम में ये दे देगा। यह कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है। ये जो आप, ये मैं अमीबा मिटा देती हूँ। ठीक है, अमीबा मिटा देती हूँ। ये बड़ा सा जो आप सेल बनाते हैं, कोई भी सेल बनाते हैं, बड़ा सा जो सेल बनाते हैं, सेल का जो ये बाहरी वाला पार्ट होता है, इसी को हम कोशिका झिल्ली बोलते हैं। सही है फलक? गुड़िया समझ में आ रहा है बेटा? गुड़िया, गुड़िया मैम वो चली गई। अच्छा, वो भी चली गई। कोशिका झिल्ली इसको बोलते हैं, जो कोशिका के घटकों को बाहरी आवरण से अलग करती है। कोशिका के घटक का मतलब है इसमें जो बेटा माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो प्रेजेंट है, बहुत सारा, 5 मिनट रुकिएगा, भागिएगा नहीं, छोटे छोटे जो वैक्यूल्स प्रेजेंट हैं आपके में, बॉडी में बहुत सारा राइबोसोम होता है, कुछ स्मूथ वाला होता है, कुछ
रफ भी होता है। तो ये सब सारी चीजें जो सेल के अंदर मौजूद है, जिसको हम कोशिकांग बोलते हैं ना, या सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं ना। तो इन सब को प्रोटेक्शन कौन देता है कि बाहर के इन्वायरमेंट से, ये बाहर का इन्वायरमेंट है, बाहर का वातावरण है। और अगर बाहर के वातावरण से इसको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है, तो ये कौन प्रोटेक्ट करता है? और ये हमारा अंदर का इन्वायरमेंट है। तो क्या बाहर का इन्वायरमेंट अंदर के इन्वायरमेंट के समान होगा? पहले ये बात बताओ। नो मैम, डिफरेंट नहीं होगा। होगा, दोनों में अंतर होता है बेटा। ठीक है, अब आप घर में रह रहे हो, अभी जो आप गर्मी में घर में रह रहे हो, अगर बाहर निकलो तो क्या दोनों का वातावरण सेम है? इसी से नो, रिलेटेड डिफरेंट। काफी डिफरेंस है। तो ये बाहर के वातावरण से सेल के अंदर की चीजों को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। समझ गए मेरी बात को? ठीक है, ताकि Yes, किसी ma'am. भी तरीके का हार्म ना हो। तो इसको प्रोटेक्ट करता है कौन? ये प्लाज्मा झिल्ली। तो ये काम क्या है कि प्लाज्मा झिल्ली कुछ पदार्थों को अंदर अथवा बाहर आने जाने देती है। यानी कि थोड़ा सा कुछ पदार्थ, ठीक है, जो एक तरीके से तो ये अलग कर रही है बाहर के एनवायरनमेंट से कि ना भाई तुमको जरूरी नहीं है, लेकिन देयर इज द समथिंग व्हिच इज नीडेड। को आने दो। हाँ, जो चीज आपके लिए हेल्पफुल है, जैसे मान लो मैंने अपना दरवाजा ओपन किया है जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि हवा अंदर आए, तो मैंने हवा मेरी रिक्वायरमेंट है, मेरे लिए नीडेड है अभी, तो हम इसलिए अपना दरवाजा ओपन कर दिए। ठीक है, तो कुछ चीजें आपके लिए जरूरी, जैसे अपना विंडो आप ओपन कर देते हो हवा ही के लिए ना, या सन की लाइट के लिए अगर विंटर सीजन की बात है तो, और या लाइट के लिए एज यूजुअल भी। तो कुछ चीजें आपके लिए जरूरी है जिसको आप इंटर अलाउ करते हैं। कुछ अच्छे लोग होते हैं जिसको घर में आने देते हो, और बूढ़े लोग को दरवाजे से बाय बाय बोल देते हो। करते हो ना ये काम? हर लोग करते हो। तो इसलिए ये कोशिका के अंदर कुछ जो जरूरी चीजें हैं उसको अंदर आने देती है, और बाहर चीजों को, जो फालतू चीजें हैं जैसे कि कचरा को क्या करते हो आप? यस मैम। कचरा को क्या करते हो? घर से बाहर फेंकते हो ना। हवा को क्या करते हो? अंदर आने देते हो। हवा आपकी अंदर आती है, कचरा बाहर जाता है। समझ में आया स्वेच्छा? कुछ बोल रहे थे आप? वॉइस नहीं आ रही थी मैम आपकी। अब आ रही है? यस मैम, अब आई। मैंने बोला कि घर से कचरे को आप बाहर फेंकते हो क्योंकि ये वेस्ट है, बेकार चीजें हैं। तो कुछ चीजों को हम बाहर भी निकालते हैं और कुछ चीजों को अंदर अलाउ करते हैं, जैसे कि हवा जो हमारे लिए जरूरी है ना, तो आने जाने के लिए अलाउ करती है। या अन्य पदार्थों की गति को भी रोकती है। चाहे बहुत सारा जो अन्य पदार्थ है उसका जो मूवमेंट होता है, उसकी जो गति है उसको भी कंट्रोल करती है और मना करती है, यानी रोकती है। कोशिका झिल्ली को इसलिए वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली बोलते हैं। इसका मतलब है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसका क्या मतलब होता है? सेमी परमिएबल, PER परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं, मेम्ब्रेन। अब आप बोलोगे कि मैम ऐसा नाम क्यों है? सेमी का मतलब क्या होता है? सेमी सर्किल बनाए हो कोई? सेमी सर्किल बनाए हो? आधी सर्किल कोई बनाए हो? यस मैम। तो सेमी का मतलब है आधा, परमिएबल का मतलब है थोड़ी बहुत चीजों को अंदर आने देना, और थोड़ी बहुत चीजों को नहीं अलाउ करता है। थोड़ी चीजों को ही अंदर आने देता है, बाकी सभी चीजों को घर के अंदर अलाउ नहीं करता है। इसलिए इसको बोलते हैं सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिव भी बोलते हैं, यानी चुन के चीजें अंदर आने देता है और को आने नहीं देता है। सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भी कई बार इसका नाम आप पढ़ोगे, लिख देते हैं यहाँ पे, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, इसी का नाम है। स्पेलिंग थोड़ा इधर होगा। एक मिनट बेटा, एक्सक्यूज मी, एक मिनट बच्चा, एक मिनट।